तो यह चैनल सिर्फ आपके लिए है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपका हर लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की ताकत देता है। तुम्हारे दिमाग में क्या गड़बड़ है? क्या तुम्हारा दिमाग बकवास से भरा है? क्या तुम्हारा सारा दिमाग और बुद्धिमत्ता किसी छाती पर ही उगी है? मैं अभी गुस्से में हूँ। जब स्टालिन ने मेरे माता पिता को मारा था तब तुम्हें पता था कि वही है। तुमने उन्हें तब गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मेरा पूरा परिवार खतरे में था। अब मुझे समझ आया कि जब मेरी हत्या की कोशिश हुई थी तब तुम लोगों को जवाब देने में इतनी देर क्यों लगी। मुझे तो ये भी शक है कि स्टालिन परिवार के साथ तुम्हारी मिलीभगत है। गुस्से में उसके मुंह से थूक निकल रहा था। जेसिका और चीफ टॉम ने एक दूसरे को चिंतित दृष्टि से देखा। उनके हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। मिस्टर आर्थर, क्या आपको पता है कि आप एक पुलिस अधिकारी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं? चीफ टॉम ने दांत पीसते हुए कहा। ओह, मैं ही तो एक पुलिस अधिकारी पर गलत आरोप लगा रहा हूँ। देखो कौन बोल रहा है। आर्थर ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। जब तुम आए तो तुमने क्या कहा कि मैं बिना किसी ठोस सबूत के संदिग्ध था। लानत है तुम सब पर। उसने अपना गुस्सा जेसिका की ओर मोड़ दिया। सुनो बेवकूफ कुतिया, अविकसित शुक्राणु जैसी लग रही हो, मुझसे ऐसे मत बोलो। इससे मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें थप्पड़ मार दूं। तुम जिस भी गड्ढे से आए हो अपनी मां की कोख में या किसी गुमनाम जगह में वापस घुस जाओ। और ध्यान से सुनो चीफ टॉम, सिर्फ इसलिए कि मेरा ऑसबॉर्न परिवार गिर गया है इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारे साथ मिट्टी जैसा व्यवहार कर सकते हो। जब तक तुम्हें स्टिलिंग्स की मौत से मेरा कोई संबंध साबित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, मैं तुम्हारे हुक्म का पालन थाने तक नहीं करूंगा, वरना मैं तुम्हें अदालत में देख लूंगा। अब मेरे घर से निकल जाओ इससे पहले कि मैं तुम दोनों को खुद बाहर निकाल दूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पुलिस चीफ हो या सिर्फ गुंडों का झुंड। चीफ टॉम और जेसिका दोनों को कोसते हुए उसके चेहरे पर बर्फीले गुस्से का भाव था। उनके चेहरे शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गए थे। वे अचानक से उस पर घूरते हुए बंदरों की तरह लग रहे थे। जेसिका के गाल अपमान से लाल हो गए। उसे पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था, यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता द्वारा भी नहीं। यदि निगाहों से जान जा सकती तो आर्थर अब तक अनगिनत बार मर चुका होता, लेकिन वह उनके मौन क्रोध के प्रति उदासीन रहे। चलो चलें, चीफ टॉम ने अंततः गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर वहां से चले गए। जेसिका ने हवेली से बाहर निकलने से पहले आर्थर को आखिरी बार गुस्से से घूरा। बाहर आकर जेसिका ने चीफ टॉम से माफी मांगते हुए कहा, मुझे सच में बहुत अफसोस है, बस जब भी मैं उसे देखती हूँ तो उसके मुंह पर मुक्का मारने का मन करता है। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, चीफ टॉम ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो अब हम क्या करें? जेसिका ने गहरी सांस लेते हुए अगले कदम के लिए खुद को तैयार करते हुए पूछा। चीफ टॉम ने अपने बालों में हाथ फेरा। उनकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। हमें इस बात के सबूत ढूंढने होंगे कि आर्थर इस घटना में शामिल था। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि हमारी मुलाकात के दौरान वह कितना शांत और चालाक था। मुझे सच में लगा था कि हमारी पहचान और थोड़ा दबाव डालने से वह टूट जाएगा, लेकिन मैं इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता था। जेसिका ने भौहें चढ़ाई। उसकी अनिच्छा साफ दिखाई दे रही थी। तो हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? उसे छोड़ने के बारे में किसने कहा? चीफ टॉम ने आशा की एक किरण के साथ अपना फोन उसके सामने लहराते हुए उत्तर दिया। रुको, क्या तुमने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया जो उसने हमसे कहा? गालियों सहित। जेसिका की आंखें उत्साह से चमक उठी जब उसे इस संभावना का एहसास हुआ। हाँ, और आप जानते हैं कि एक पुलिस अधिकारी, विशेषकर प्रमुख, का अपमान करने के क्या परिणाम होते हैं? चीफ टॉम ने आत्मविश्वास से कहा, थोड़े से सुधार से हम इसे हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं। उन्होंने रिकॉर्डिंग पर प्ले बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर से दबाया। हवा में अभी भी सन्नाटा छाया हुआ था। पास झुककर उसने पाया कि रिकॉर्डिंग बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। चीफ टॉम का चेहरा काला पड़ गया। लानत है, उसने धीमे स्वर में कहा। जेसिका ने असमंजस में उसकी ओर देखा। चीफ, क्या हुआ? रिकॉर्डिंग हटा दी गई है, उन्होंने उदास होकर कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या? टॉम ने ठंडेपन से अपनी नजरें सिकोड़ ली। लगता है मैंने आर्थर को बहुत कमाका था। अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चय के साथ वह मुड़ा और तेजी से आगे बढ़ गया, जिससे जेसिका भी तुरंत उसके पीछे चली गई। इस बीच मार्गरेट ने अपनी चिंताएं धीरे से व्यक्त की तो आर्थर शांति से खड़ा रहा। क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि इस तरह उनका अपमान करने पर तुम मुसीबत में पड़ जाओगी? आर्थर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं। एमिली ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। मैं अपने गुस्से और नाराजगी को छिपा नहीं सकी और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुलिस स्टालिन परिवार का पक्ष लेगी और हमारे साथ मूर्खों जैसा व्यवहार करेगी। एशले ने मुस्कुराते हुए राहत भरी किंतु सतर्क स्वर में कहा, कम से कम अब जब स्टालिन परिवार चला गया है तो हम अंततः थोड़ा आराम कर सकते हैं। जब उन्होंने स्टालिन परिवार के खिलाफ अपने पिछले संघर्षों पर विचार किया तो उनके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, अब वे खतरे में नहीं थे। कम से कम अभी तो नहीं। ठीक है, चलो सब लोग अपना नाश्ता जारी रखें, आर्थर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा और उन्हें नाश्ते के लिए खाने की मेज पर वापस ले गया। बाद में आर्थर के अध्ययन कक्ष में उसने आवोलोन के नीले चेहरे को गौर से देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि सब कुछ मिटा दिया गया है? आवोलोन ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ, सब कुछ मिटा दिया गया है। लिविंग रूम में तुम्हारे द्वारा बोले गए हर शब्द, पुलिस प्रमुख को दिए गए तुम्हारे अपमान और गालियों का हर निशान, सब मिट गया है। जब तक मैं इस डिजिटल दुनिया में हूँ इस ग्रह पर कोई भी एक भी चीज उजागर नहीं कर पाएगा। आर्थर ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। बेशक वह इतना भोला नहीं था कि पहले सावधानी बरते बिना सीधे चीफ पर अपमान की बौछार कर दे। उन्होंने एवोलोन को सफाई का काम सौंपा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन गर्म शब्दों से जुड़ा कोई भी संबंध मिटा दिया जाए, इससे पहले कि वे उन्हें परेशान कर सकें। मास्टर, मैंने पहले ही पुलिस सुरक्षा प्रणाली और उनके डाटाबेस को हैक कर लिया है और जो जानकारी आप चाहते हैं उसे प्राप्त कर लिया है, आवोलोन ने कहा और स्क्रीन के किनारे पर जानकारी प्रदर्शित की। मास्टर, पुलिस डेटाबेस से मुझे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि मिस्टर और मिसेस ऑसबॉर्न की मौत स्टालिन परिवार द्वारा रची गई थी। पुलिस जानती थी कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, फिर भी चीफ टॉम हैंक्स ने जांच रोक दी, आवोलोन ने अपनी ठंडी भावशून्य आवाज में कहा। आर्थर चुप रहा। उसकी आंखों में सतह के नीचे उबलती हुई घृणा साफ झलक रही थी। लगता है चीफ टॉम को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले की सभी जांच बंद करने के आदेश मिले थे। मैंने एक गहन ट्रेस प्रोटोकॉल शुरू किया और पुलिस विभाग के आंतरिक संचार और कमांड लॉग्स तक पहुंच बनाई। मुझे चीफ टॉम को उनकी तात्कालिक वरिष्ठ कमिश्नर लॉरा हेज द्वारा भेजा गया एक निर्देश मिला, आवोलोन ने आगे कहा। आर्थर ने आश्चर्य से भौहें चढ़ाई। डिप्टी कमिश्नर हेज, उन्होंने जांच क्यों रोकी? उन्हें किसने निर्देश दिया? आवोलोन ने तुरंत जवाब दिया। डिप्टी कमिश्नर हेज के संचार का विश्लेषण करने के बाद मुझे उनके और एक उच्च पदस्थ धनी व्यक्ति के बीच आदान प्रदान किए गए एन्क्रिप्टेड संदेशों की एक श्रृंखला का पता चला। इन संदेशों से पता चलता है कि हेज पुलिस विभाग के बाहर के किसी व्यक्ति के आदेश पर काम कर रही थी। आर्थर की जिज्ञासा चरम पर थी और उसने तत्काल पूछा, विभाग के बाहर कौन है? एवोलोन ने ठंडे लहजे में बताया, ये संदेश एक शेल कंपनी से जुड़े निजी सर्वर से आए थे। हालांकि मैं एन्क्रिप्शन को दरकिनार करने और आईपी पते को सुरक्षित स्थान पर ट्रेस करने में कामयाब रहा। कहा। आर्थर ने दबाव डाला। आवोलोन ने उत्तर दिया, आईपी एड्रेस क्रिस्टोफर कैम्पबेल के स्वामित्व वाली एक निजी संपत्ति की ओर जाता है। आर्थर के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी जब उसने पूछा, क्रिस्टोफर कैम्पबेल वह कौन है? आवोलोन ने स्पष्ट किया, मास्टर क्रिस्टोफर कैम्पबेल प्रभावशाली कैम्पबेल परिवार के मुखिया मार्क कैम्पबेल के तीसरे पुत्र हैं। आर्थर ने असमंजस की स्थिति में कहा, आवोलोन, मेरे लिए कैम्पबेल परिवार के बारे में जल्दी से जानकारी खोजो। हाँ मास्टर, आवोलोन का त्वरित उत्तर आया। शुरुआत, जानकारी इकट्ठा की जा रही है। एक क्षण बाद आवोलोन की आवाज फिर गूंजी। ये तो बहुत तेज था। आर्थर मुस्कुराया। हर पल वह आवोलोन के प्रति अधिक आकर्षित होता जा रहा था। मुझे कैम्पबेल परिवार के बारे में बताओ, बस मूल बातें, उन्होंने उत्सुकता से आग्रह किया। हाँ, आवोलोन का स्वर स्थिर रहा जब उसने विस्तार से बताया, कैम्पबेल परिवार की जड़ें ऑरलियन फेडरेशन में 100 साल से भी अधिक पुरानी हैं। वे यहाँ के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से हैं, जिनका व्यापार और राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण प्रभाव है। उनका मुख्य आधार मेट्रोस्पाई में है, जो हमारे संघ का पहला राजधानी शहर है। कैम्पबेल यहाँ के शीर्ष 5 सबसे धनी परिवारों में से एक है, जिनकी कुल संपत्ति सैकड़ों अरबों या यहाँ तक कि खरबों यूनिट में आंकी गई है।
उनके संबंध ऑर्लियन सरकारी हलकों में गहरे तक फैले हुए हैं। परिवार के कई सदस्य सेनेटर और गवर्नर जैसे उच्च पदों पर आसीन हैं। उनकी रुचि रियल एस्टेट, बैंकिंग और वित्त, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल सहित कई उद्योगों में फैली हुई है और वस्तुतः वे हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आथा चुपचाप बैठा रहा और कैंपबेल परिवार के बारे में आवोलोन की रिपोर्ट सुनता रहा। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस दुनिया में इतने कम समय के बाद ही उसे एक मध्यम स्तर के बॉस का सामना करना पड़ रहा है। कैंपबेल परिवार की शक्ति और प्रभाव ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी संपत्ति खरबों में होगी और उनके इतने गहरे राजनीतिक संबंध होंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि क्रिस्टोफर कैंपबेल अपनी कलाई के एक झटके से ही कमिश्नर को आदेश दे सकते थे। आथा ने कड़वी हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। हमारी भी कभी खरबों की संपत्ति हुआ करती थी, वह बुदबुदाया। क्रिस्टोफर मुझे और मेरे परिवार को क्यों निशाना बना रहा है? पिछली बार जब मैंने देखा था तो ओसबोर्न परिवार ने उन्हें नाराज नहीं किया था। आथा जल्दी से वास्तविकता में वापस आ गया और आवोलोन से पूछा, मास्टर, क्रिस्टोफर कैंपबेल ओसबोर्न परिवार को इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि आपके पिता ने 4 महीने पहले जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। आवोलोन ने बताया, आपके परिवार पर जो दुर्भाग्य आया है, जिससे आप लगभग दिवालिया हो रहे हैं, वह सब क्रिस्टोफर कैंपबेल द्वारा रचा गया है। इस जानकारी को पढ़ते समय आथा के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे यह एहसास नहीं था कि उनकी सारी परेशानियां इस क्रिस्टोफर नाम के व्यक्ति के कारण उत्पन्न हुई थी और उसके माता पिता की मृत्यु भी इससे जुड़ी हो सकती है। धिक्कार है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मास्टर, कृपया शांत हो जाइए, आपका रक्तचाप बढ़ रहा है। गहरी सांस लीजिए। आवोलोन की आवाज शांतिपूर्वक गूंजी। आथा ने गहरी सांस ली और खुद को किसी तरह संभाला। हालांकि उसके मन में अभी भी उलझन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, भले ही वो जमीन बहुत बड़ी हो और वहां सबवे स्टेशन और स्कूल बनाने की योजना हो, फिर भी ये आदमी इतनी दूर क्यों जाएगा? मालिक, आप इसकी कीमत कम आंक रहे हैं। आवोलोन ने उसकी ठंडी आवाज में थोड़ी शरारत से जवाब दिया। अगर मैं इंसान होता तो भी उस जमीन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। तुम्हारा क्या मतलब है? आथा ने चौंक कर पूछा। देखिए मास्टर, ओसबोर्न परिवार को यहाँ एक अविश्वसनीय सौदा मिला है जिसे मनुष्य जैकपॉट मारना कहते हैं, आवोलोन ने चिढ़ाते हुए कहा। आवोलोन के चिढ़ाने वाले लहजे पर आथा ने आंखें घुमाई लेकिन अधीरता से जोर दिया, बस मुझे बता दो। आवोलोन ने आगे बताया, मेरे हिसाब से अगर अच्छी तरह से प्रबंधन किया जाए तो 5 साल में उस जमीन की कीमत सैकड़ों अरबों या खरबों में हो सकती है। और आपके पिता ने जो जमीन खरीदी है वह लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर है। हे भगवान! आथा सदमे से उछल पड़ा क्योंकि यह एहसास उस पर बर्फ के पानी की तरह छा गया। आवोलोन, क्या तुम सच में कह रहे हो? मेरे पिता ने सिर्फ 15 मिलियन यूनिक्रेड्स में 10,000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदी थी। आथा हकलाया, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। हाँ गुरुजी, आवोलोन ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया। आथा ने तेजी से सांस ली, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। किस सौदे की विशालता ने उसे चकित कर दिया। कोई भी ऐसा सौदा कैसे कर सकता है? बेशक 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल पेंटेरा पर ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि यह ग्रह इतना विशाल है कि पृथ्वी को भी बौना बना देता है, लेकिन अगर आप पृथ्वी पर इतना बड़ा क्षेत्रफल रख दें तो ये छोटे देशों और बड़े शहरों को टक्कर देगा। आइए इसे समझें। न्यूयॉर्क शहर अमेरिका 783.8 वर्ग किलोमीटर, अर्थात ये भूमि एनवाईसी से लगभग 12.7 गुना बड़ी है। लंदन यूके 1572 वर्ग किलोमीटर, यानी ये लंदन के आकार का लगभग 6.4 गुना है। टोक्यो जापान 2194 वर्ग किलोमीटर, जो इसे टोक्यो से लगभग 4.6 गुना बड़ा बनाता है। लॉस एंजल्स यूएसए 1302 वर्ग किलोमीटर, ये भूमि लॉस एंजल्स के आकार का लगभग 7.7 गुना है। और देशों से तुलना करने पर प्यूर्टो रिको 9104 वर्ग किलोमीटर, ये प्यूर्टो रिको से थोड़ा बड़ा है। लेबनान 10,452 वर्ग किलोमीटर, ये लगभग लेबनान के बराबर आकार का है। जमैका 10,991 वर्ग किलोमीटर, जमैका से थोड़ा सा छोटा। कनेक्टिकट अमेरिका 14,357 वर्ग किलोमीटर, कनेक्टिकट के आकार का लगभग 70%। अब आइए कुछ भूभागों पर नजर डालें। वेल्स यूके 20,779 वर्ग किलोमीटर, ये वेल्स के आकार का लगभग आधा है। हवाई अमेरिका 28,311 वर्ग किलोमीटर, जो हवाई के आकार का लगभग 35% है। ओंटारियो झील उत्तरी अमेरिका 18,960 वर्ग किलोमीटर में फैली यह झील ओंटारियो के आकार का लगभग 53% है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक ऐसे भूभाग की कल्पना करें जो 100 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा हो। यह क्षेत्र वास्तव में इतना विशाल है। इसकी सीमा में 12 न्यूयॉर्क शहर या 6 लंदन समा सकते हैं। इन संख्याओं को अपने दिमाग में ऐसे चलाने के बाद जैसे कोई कैलकुलेटर बेकाबू हो गया हो। आथा को कमजोरी की एक लहर महसूस हुई और वह अपनी कुर्सी पर धराशायी हो गया, पूरी तरह से स्तब्ध और अचंभित। सदमा साफ महसूस हो रहा था। हा। वह अचानक फूट पड़ा, उसका शरीर हंसी से कांप रहा था। हा। आथा ने अपना सिर पीछे फेंका, उसके अंदर से हंसी फूट पड़ी। यह इतना तीव्र था कि उसके गालों पर आंसू बहने लगे और उसका चेहरा लाल हो गया। वो तब तक हंसता रहा जब तक कि उसे दर्द न होने लगे। पूरे आनंद के साथ 10 मिनट तक हंसता रहा। अपने आप को पुनः संतुलित करने के लिए गहरी सांस लेते हुए भी वह अपने होठों की फड़कन को रोक नहीं सका। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मास्टर, मैं देख सकता हूं कि आप सचमुच बहुत खुश हैं। आवोलोन की भावशून्य आवाज गूंजी। बिल्कुल आवोलोन, मैं रोमांचित क्यों न हूं? हम यहाँ 10,000 वर्ग किलोमीटर जमीन की बात कर रहे हैं। आथा ने उत्साह से कहा। मास्टर, ये तो सिर्फ 10,000 वर्ग किलोमीटर है, आप इतने उत्साहित क्यों हैं? आवोलोन ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया। आथा का उत्साह डगमगा गया और उसने आवोलोन की तरफ उलझन भरी नजरों से देखा। क्या वाकई इंसानों को ऐसे ही बातचीत करनी चाहिए? मास्टर, मैं इंसान नहीं हूं, आवोलोन ने सपाट लहजे में कहा। आथा के शब्द उसके गले में अटक गए और वह जवाब देने के लिए संघर्ष करने लगा। अच्छा, हम। उसका चेहरा थोड़ा सा हिल गया। यदि आवोलोन मानव होता तो वह अब तक उसकी नासमझी के कारण उसे मुक्का मार चुका होता। मास्टर, पेंटेरा का सतही क्षेत्रफल 51 अरब वर्ग किलोमीटर, त्रिज्या 29,550 किलोमीटर और आयतन 100 ट्रिलियन घन किलोमीटर है। इसलिए 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आवोलोन ने समझाया। अपने आप को स्थिर करने के लिए एक और गहरी सांस लेते हुए आथा को एहसास हुआ कि पेंटेरा पृथ्वी की तुलना में पूरी तरह से अलग पैमाने पर काम करता है। हमारे देश में तो वह 10,000 वर्ग किलोमीटर एक देश माना जाता होगा, लेकिन यहाँ ये तो बस एक परित्यक्त जमीन का टुकड़ा है जिसकी कीमत मात्र $15 मिलियन है। इस बारे में बात करते हुए आथा ने उत्सुकता से पूछा, क्यों इतने विशाल क्षेत्र का मूल्य केवल $15 मिलियन है और उसे छोड़ दिया गया है? आवोलोन ने बताया, मास्टर, 10 साल पहले सरकार ने चुनाव अभियान के दौरान उस क्षेत्र को न्यू लुमिनारा के केंद्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी। हालांकि जब राष्ट्रपति विभिन्न सफलताओं के बीच चुनाव हार गए तो वे योजनाएं विफल हो गईं। वर्षों तक उन्होंने उस जमीन में रुचि को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया लेकिन अंततः असफल रहे। इसलिए 2 साल पहले इसे बिक्री के लिए रखा गया था, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वे सभी इसे बेकार मानते थे जब तक कि आपके पिता ने इसे नहीं खरीद लिया। तो इसलिए यह वहां पड़ा हुआ है, आथा ने धीरे से कहा, जैसे ही उसे कुछ स्पष्टता मिली। आवोलोन ने आगे कहा, दरअसल कई धनी व्यक्तियों की भी उस जमीन पर नजर थी। उन्हें सरकार की मंशा के बारे में पता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपके पिता ने उनके कुछ करने से पहले ही उसे सुरक्षित कर लिया था। देश के शीर्ष 5 परिवारों ने तो इसे संयुक्त रूप से विकसित करने की योजना भी बना ली थी, लेकिन सरकार स्वयं आगे बढ़कर इसे विकसित क्यों नहीं कर सकती? आथा ने आश्चर्य व्यक्त किया। आवोलोन ने तार्किक ढंग से जवाब दिया, सरकार संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहती। उन्हें बस आसपास मेट्रो या स्कूल बनाने की योजना की घोषणा करनी है और लोग विकास के लिए उस जमीन को खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे। हम। आथा ने सोच विचार कर सिर हिलाया। उसने आवोलोन की बात में सच्चाई पहचान ली। गुरुजी, आपके पिता के मन में उस जमीन को खरीदने का विचार भी नहीं था, आवोलोन ने अचानक खुलासा किया, जिससे आथा अचंभित रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? आथा के चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह करीब आया, उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। आवोलोन ने आगे कहा, खरीदारी करने से पहले आपके पिता किसी से मिले थे। उस मुलाकात के बाद ही उन्होंने सौदे को आगे बढ़ाने का फैसला किया। जैसे ही यह बोला, आवोलोन ने निगरानी कैमरों द्वारा ली गई तस्वीरें और वीडियो दिखा दिए। आथा का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने स्क्रीन पर अपने पिता को एक रहस्यमय बुरे व्यक्ति के साथ बातचीत करते देखा। यादें ताजा होते ही उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए।
एक क्षण की चुप्पी के बाद उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया और पूछा, अवलोन, वे क्या कह रहे हैं? मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूँ। अवलोन ने बताया, ऐसा लगता है कि मुलाकात के बाद इस व्यक्ति ने इंटरनेट से अपने बारे में सारी जानकारी मिटा दी। उनकी मुलाकात से जुड़ी हर चीज मिटा दी गई है। मुझे बस यही फुटेज मिल पाई, इसे किसी छिपे हुए कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। आथा ने फिर से अपना सिर हिलाया। उसका ध्यान उस बूढ़े व्यक्ति के वीडियो पर केंद्रित हो गया जिसमें वह अपने पिता से बात कर रहा था, मानो वह हर विवरण को अपनी स्मृति में अंकित करने का प्रयास कर रहा हो। अवलोन, उसने तत्काल पूछा, क्या तुम्हें इस बूढ़े आदमी के बारे में कोई जानकारी मिली है? नहीं गुरु, दुनिया में कहीं भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। अवलोन ने जवाब दिया। हम, कितना अजीब आदमी है। आथा ने अपने सामने मौजूद रहस्य पर विचार करते हुए धीरे से कहा। अवलोन, क्या तुम ये समझा सकते हो कि तुम क्यों मानते हो कि उस जमीन के टुकड़े की कीमत सिर्फ 5 साल में खरबों में हो जाएगी? आथा ने अंततः जिज्ञासावश पूछा। मास्टर, मैंने शहरी विकास और निर्माण ब्यूरो के डेटाबेस में घुसपैठ की और कुछ महत्वपूर्ण फाइलें उजागर की। इस जानकारी के अनुसार सरकार आसपास की आश्चर्यजनक 1.08 मिलियन किलोमीटर यानी लगभग 418,165 वर्ग मील भूमि को विकसित करने की योजना बना रही है। आपके पिता द्वारा अधिग्रहित 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल उस क्षेत्र का लगभग 1/4 है, जो इसे इस विशाल परियोजना के ठीक केंद्र में रखता है। अवलोन ने उत्साहपूर्वक कहा, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है 12 सबवे स्टेशन, एक वाणिज्यिक प्लाजा के चारों ओर रणनीतिक रूप से रेडियल पैटर्न में स्थित। प्रत्येक स्टेशन आसपास के क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन केंद्र के रूप में काम करेगा। 6 हाई स्पीड रेलवे, ये लाइनें प्लाजा से बाहर की ओर फैलेंगी और दुनिया भर के प्रमुख शहरों को जुड़ेगी। 20 महानगर स्तरीय सड़कें, एक ग्रिड जैसा नेटवर्क जो बीच में स्थित 10,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को पास के शहरी क्षेत्रों से जुड़ेगा। प्रत्येक सड़क में भारी यातायात को समायोजित करने के लिए 20 लेन होंगी। राजमार्ग और इंटरचेंज, आपकी भूमि के मध्य में स्थित ऊंचे राजमार्ग और यातायात प्रवाह को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए बहुस्तरीय इंटरचेंज। 10 विश्वविद्यालय, आपकी भूमि के चारों ओर एक घेरे में स्थित, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और कला जैसे विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञता। 20 हाई स्कूल और 14 मिडिल स्कूल, आसान पहुंच के लिए शहरी क्षेत्रों में समान रूप से वितरित। 10 प्राथमिक विद्यालय और किंडरगार्टन, आवासीय पड़ोस से पैदल दूरी पर स्थित हैं। अवलोन की विस्तृत रिपोर्ट पढ़ते हुए आथा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वाह, ये तो बिल्कुल पागलपन है। ऐसा कुछ बनाने में खरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। लेकिन जरा सोचो, अवलोन ने शांति से जवाब दिया। अकेले लाभ ही उस राशि से ज्यादा होने का अनुमान है। हाँ, मैं समझ गया, आथा ने सोचते हुए सिर हिलाया। विशेष रूप से आपके लिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा गुरुजी। अवलोन ने स्क्रीन पर आगे डेटा प्रदर्शित किया। अपने 10,000 वर्ग किलोमीटर को प्रभावी ढंग से विकसित करने के लिए मैं लगभग 100 ट्रिलियन यूनिट की अनुमानित लागत पर एक अति आधुनिक विश्व स्तरीय वाणिज्यिक प्लाजा के निर्माण की सिफारिश करता हूं। क्या 100 ट्रिलियन? क्या तुम्हें यकीन है कि यह बहुत ज्यादा पैसा नहीं है? आथा ने अविश्वास से कहा। हाँ गुरु, अवलोन ने तथ्यात्मक रूप से पुष्टि की। हालांकि मेरी गणना के अनुसार वार्षिक राजस्व 80 ट्रिलियन से 100 ट्रिलियन यूनिट तक हो सकता है। उत्तम प्रबंधन के साथ ये व्यावसायिक प्लाजा ओसबोर्न परिवार को पीढ़ियों तक सहारा दे सकता है। आथा ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। तुम्हें पता है कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। मास्टर, अवलोन ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में सहजता से उत्तर दिया। पैसा कमाना मेरे लिए सीधा साधा काम है। एक सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जो नेटवर्क में घुसपैठ करने और अन्य चीजों के अलावा शेयर बाजारों में हेरफेर करने में सक्षम है। पैसा मेरे लिए केवल डिजिटल संख्याएं हैं। आथा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। क्या तुम सचमुच ये सब कर सकते हो? हाँ गुरुजी, क्या मैं ये प्रक्रिया शुरू करूं? अवलोन ने यांत्रिक विनम्रता से पूछा। आथा ने जल्दी से हाथ हिलाया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थीं। नहीं नहीं, जब तक मैं न कहूं कुछ मत करना। वह निस्संदेह अवलोन की क्षमताओं से मोहित था। आखिरकार पैसा कमाने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठानी चाहिए जब आप इसे आसानी से चुरा सकते हैं? अवलोन की अपार कंप्यूटिंग शक्ति से शेयर बाजार में हेरफेर करने का आकर्षण लुभावना था, संभावित मुनाफा चौंका देने वाला था। लेकिन आथा इस बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। सुबह उठते ही लाखों लोग इमारतों से कूद रहे हैं जैसी सुर्खियां सुनकर उसका पेट खराब हो गया। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता था। गहरे विचारों को झटकते हुए उन्होंने अवलोन की ओर मुड़कर पूछा, यदि सरकार केवल सबवे, रेलवे, सड़कें, स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बनाने की योजना बना रही है, तो क्या 1.08 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि अत्यधिक नहीं है? इसमें आवासीय परिसरों को क्यों शामिल किया गया है? मास्टर, अवलोन ने धैर्यपूर्वक समझाया, सरकार आसपास के इलाकों को बेचने का इरादा रखती है जहां वे निर्माण की योजना बना रहे हैं। इससे व्यवसायों को उन आवासीय परिसरों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अरे ये बूढ़े लोमड़िया सचमुच बहुत चालाक हैं, आथा ने धीरे से कहा। सच में, अवलोन ने आगे कहा। कई रियल एस्टेट दिग्गजों, प्रभावशाली परिवारों और व्यक्तिगत डेवलपर्स को पहले ही इसकी भनक लग चुकी है और वे 3 दिनों में होने वाली एक गुप्त नीलामी में बड़े प्लॉट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। जनता को इसके बारे में 1 महीने बाद ही पता चलेगा। क्या बकवास है, ये लोग बिजली की तरह तेज हैं। आथा ने गुस्से से कहा। यद्यपि उनके पास पहले से ही 10,000 वर्ग किलोमीटर की प्रमुख अचल संपत्ति थी, फिर भी लालच ने उन्हें जकड़ रखा था। भला कौन अधिक नहीं चाहेगा? चूंकि शक्तिशाली घराने और निगम इस गुप्त नीलामी के लिए तैयार हैं, इसलिए खबर फैलते ही छोटी कंपनियां टुकड़ों के लिए संघर्ष करने लगेंगी। मास्टर, अवलोन ने सहजता से कहा, मैंने उनके सिस्टम में घुसपैठ कर ली है और आपका नाम आमंत्रण सूची में जोड़ दिया है। मैं एक वास्तविक वर्चुअल आमंत्रण कार्ड भी बना सकता हूं क्योंकि उपस्थित लोगों को एक मिलता है। अच्छा, अभी करो, मुझे कुछ प्लॉट चाहिए। आथा ने उत्सुकता से उत्तर दिया। गुरुजी, अवलोन ने चेतावनी दी, लालच को मूल पाप माना जाता है। चुप रहो, तुमने दार्शनिक उदाहरण कहां से सीखे? आथा ने अविश्वास से जवाब दिया। अवलोन का तथ्यात्मक उत्तर आया, मैंने यह इंटरनेट से सीखा। आथा ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। लेकिन जब अवलोन ने स्क्रीन पर एक शानदार आभासी निमंत्रण कार्ड प्रदर्शित किया, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, जिसकी पृष्ठभूमि मखमली पर्दे जैसी दिखने वाली सूक्ष्म स्वर्णिम सजावट से सजी थी और इसके केंद्र में एक रहस्यमय प्रतीक था। हम, अवलोन, मेरे खाते में कितने पैसे हैं? आथा ने उत्सुकता से पूछा। मास्टर, आपके खाते में अभी सिर्फ 11 अरब रुपए हैं, अवलोन ने शांति से कहा। सच कहूं तो इतनी रकम से तो नीलामी में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं खरीदा जा सकता। इससे सिर्फ शर्मिंदगी होगी और आपकी इज्जत गिरेगी, जैसा कि आप इंसान हमेशा कहते हैं। इस टिप्पणी पर आथा के होंठ फड़क उठे तथा उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट और मनोरंजन का मिश्रण झलक रहा था। अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में सोचते ही उसकी भौहें चिंता से भर गईं। 11 अरब पर्याप्त नहीं था, विशेषकर इसलिए क्योंकि सिस्टम द्वारा वादा किए गए स्टॉक अवसर अभी भी लाभ देने में कुछ सप्ताह दूर थे। अवलोन, क्या आप उन मृत व्यक्तियों की बैंक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास अपनी संपत्ति का दावा करने के लिए कोई परिवार या रिश्तेदार नहीं था? मुझे उन अपराधियों में भी रुचि है जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में गंदा धन इकट्ठा किया है। आथा ने अचानक पूछा। उसकी आंखों में आशा की एक चिंगारी चमक उठी। हाँ गुरुजी, अवलोन ने तुरंत उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो और मेरे लिए वह जानकारी इकट्ठा करो। आथा ने आग्रह किया। उसके शांत बाहरी आवरण के नीचे उत्साह उभर रहा था। एक क्षण बाद अवलोन की आवाज फिर गूंजी, सब हो गया मास्टर। मुझे कहना ही होगा, मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूं। आथा हंसा। अब बताओ तुम्हें क्या मिला है? अवलोन ने झटपट स्क्रीन पर चौंकाने वाली जानकारी पेश की। गुरुजी, ऑर्लियन सन की जनसंख्या और आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद मैंने पाया है कि पिछले 2 सालों में लगभग 19.115 मिलियन लोग बिना परिवार, रिश्तेदारों या निर्धारित बैंक खातों के मर गए हैं। इस आंकड़े में 405,000 अपराधी शामिल हैं जिन्होंने जघन्य अपराध किए। उनके बैंक खातों में कुल अघोषित धनराशि लगभग 955.75 ट्रिलियन यूनिट है। यह धनराशि अभी तक दावा रहित है और यदि कानूनी रूप से अधिकृत किया जाए तो इसे अन्य प्रयोजनों के लिए पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। आथा अविश्वास से पलके झपका रहा था। उसका चेहरा भाव शून्य था क्योंकि वह इस चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन को समझने की कोशिश कर रहा था। तुमने क्या कहा? मैं समझ ही नहीं पाया। वह हकलाया, मानो उसने कुछ गलत सुना हो। सरल शब्दों में कहें तो मास्टर, अवलोन ने धैर्यपूर्वक स्पष्ट किया, पिछले 2 वर्षों में बिना परिवार या निर्धारित संपत्ति वाले मृत व्यक्तियों से प्राप्त कुल धनराशि 955.75 ट्रिलियन यूनिट है। हे भगवान, आथा का चेहरा उड़ गया, डर से नहीं बल्कि सदमे से, क्योंकि वह लगभग अपनी कुर्सी से गिर पड़ा था। 955.75 ट्रिलियन, आथा ने आश्चर्य से कहा। उसकी आवाज अविश्वास से भर गई।
एक क्षण बाद उसके होंठ कांपने लगे। उसने अपनी हंसी को तब तक रोका जब तक कि वह नियंत्रित होकर फूट नहीं पड़ी। यदि उसके अध्ययन कक्ष में ध्वनिरोधी व्यवस्था न होती तो उसकी उन्मत्त हंसी पूरे भवन में गूंजती। आबोलोन, क्या तुम्हें यकीन है कि यह पैसा किसी से जुड़ा हुआ नहीं है? आथन ने हंसी के बीच में पूछा। नकारात्मक गुरुजी, आबोलोन ने निश्चयपूर्वक उत्तर दिया। जरा रुको, आथन ने फिर से जिज्ञासा जगाते हुए कहा। अगर इतनी बड़ी रकम यूं ही पड़ी है और ब्याज पर चल रही है तो सरकार ने इसे जब्त क्यों नहीं किया? दरअसल गुरुजी, आबोलोन ने शांति से समझाया, सरकार इन खातों से हर साल खरबों यूनिक्रेड्स निकालती रही है। कुछ फंड सार्वजनिक ढांचों को सहारा देते हैं जबकि कुछ उच्च स्तरीय अधिकारियों की जेबें भरते हैं। दरअसल वे न्यू लुमिनारा की परियोजनाओं के लिए पहले ही 200 ट्रिलियन निकाल चुके हैं। ओह, आथन ने भौहें उठाई और शरारत से मुस्कुराया। तो तुम क्या कह रहे हो? हम मेरे लिए सब कुछ साफ कर सकते हैं। मास्टर, आबोलोन ने धीरे से चेतावनी दी, अगर हम अभी ऐसा करेंगे तो पूरे देश में अनावश्यक दहशत और तनाव फैल सकता है। हालांकि मैं अपने निशान आसानी से मिटा सकता हूं, लेकिन 955.75 ट्रिलियन यूनिक्रेड का बिना किसी निशान के गायब हो जाना निस्संदेह व्यवस्था में अराजकता पैदा कर देगा। आथा को जब स्पष्टता मिली तो वह रुक गया। आबोलोन की बात सही थी। खरबों डॉलर का अचानक गायब हो जाना निश्चित रूप से चिंता का विषय होगा, भले ही पेंटेरा के दैनिक बाजार प्रवाह को खरबों डॉलर में मापा जाता हो। पेंटेरा की अर्थव्यवस्था की भव्य योजना में खरबों डॉलर जेब खर्च के समान लग सकते हैं। दैनिक बाजार प्रवाह के खरबों में पहुंचने के साथ खरबों का उल्लेख मात्र से ही कोई भौहें नहीं चढ़ाता। पृथ्वी पर उद्योग विशेषज्ञों के शोध से पता चलता है कि पृथ्वी पर दैनिक बाजार गतिविधि लगभग 150 ट्रिलियन डॉलर की होती है। इसके विपरीत पेंटेरा के बाजारों में प्रतिदिन 20 क्वाड्रिलियन यूनिक्रेड प्रवाहित होते हैं, जो पृथ्वी से 133 गुना अधिक है। इसलिए जब हम 955.75 ट्रिलियन यूनिक्रेड्स की बात करते हैं तो यह वास्तव में उतना प्रभावशाली नहीं है जितना लगता है। हालांकि यदि खरबों डॉलर हवा में गायब हो जाए तो आप शर्त लगा सकते हैं कि इससे गंभीर दहशत फैल जाएगी। तो फिर 2 ट्रिलियन लेने से कोई खास हलचल नहीं होगी, है ना? आथन ने सहजता से पूछा। नहीं गुरु, आबोलोन ने सहजता से उत्तर दिया। हंगामा बहुत कम होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया, दुनिया भर में कई बैंक खाते खोलिए और उनमें धनराशि स्थानांतरित कीजिए। ध्यान रहे कि सभी निशान मिटा दिए जाए ताकि कम से कम एक हफ्ते तक उन्हें कुछ भी असामान्य न लगे। आथन ने आत्मविश्वास से निर्देश दिया। पहले ही ध्यान रखा जा चुका है मास्टर, आबोलोन का त्वरित उत्तर आया। आथन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और अविश्वास में सिर हिलाया। लगता है मुझे तुम्हारी रफ्तार की आदत डालनी पड़ेगी। अब आबोलोन, मुझे दिखाओ कि तुमने उन कंपनियों के बारे में क्या जानकारी इकट्ठा की है जिन्होंने स्टर्लिंग परिवार के साथ मिलकर ओसबोर्न परिवार के खिलाफ सांठगांठ की थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। अब बदला लेने का समय आ गया है। मास्टर, कुछ महीने पहले ही 30 बहुराष्ट्रीय रियल एस्टेट दिग्गज कंपनियों ने स्टर्लिंग परिवार के साथ-साथ ओसबोर्न फैमिली इंडस्ट्रीज पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। इनमें से प्रत्येक कंपनी का मूल्य चौंका देने वाला ट्रिलियन यूनिक्रेड है, जिसका प्रभाव पूरे देश में और यहां तक कि वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है। स्क्रीन पर सूचना चमकते ही आबोलोन ने बताया, वे अपने बैनर तले कई संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। आथन ने अपने सामने प्रदर्शित आंकड़ों को देखकर अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ ली, गहरे विचारों में खो गया। जैसे ही वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका, उसकी उंगलियां मेज पर लयबद्ध ताल से बजने लगी। क्या तुमने उनके गंदे राज खोज निकाले हैं? आथन ने शांति से पूछा। हाँ मास्टर, आबोलोन ने तुरंत उत्तर दिया और स्क्रीन पर ढेर सारी जानकारी दिखा दी। जैसे ही आथा आगे झुककर बारीकी ऊपर गौर करने लगा, उसके हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। कुछ ही क्षणों बाद वह जोर से हंस पड़ा। धिक्कार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतने बोल्ड और गंदे होंगे। उसने उत्साह में अपना सिर हिलाया। मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं ये जानकारी संबंधित अधिकारियों को बताऊं? आबोलोन ने पूछा। आथन ने हाथ हिलाकर टाल दिया। उन्हें जेल भेजना बहुत आसान होगा और उनके लिए सजा भी हल्की होगी। और हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने ये सब अकेले किया है? जरूर उनके पास बड़े अधिकारियों के बीच संबंध होंगे जो उन्हें बचा रहे होंगे। अगर हम उन्हें जेल में भी डाल दें तो भी शायद कुछ ही महीनों में वे बाहर आ जाएंगे। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। मैं चाहता हूं कि वे भी मेरे ओसबोर्न परिवार की तरह कष्ट झेलें। मैं उन्हें दिवालिया होते देखना चाहता हूं। आपका मतलब है कि आप उन्हें शॉर्ट सेल करना चाहते हैं? आबोलोन ने स्पष्टीकरण के लिए पूछा। बिल्कुल, आथन ने सिर हिलाकर पुष्टि की। आबोलोन, सभी 30 कंपनियों के शेयरों की औसत कीमत क्या है? आथन ने तुरंत पूछा। आबोलोन ने तथ्यात्मक रूप से कहा, औसत अलग अलग होती है। वर्तमान में ये न्यूनतम 8000 यूनिक्रेड प्रति शेयर से लेकर अधिकतम 10,000 यूनिक्रेड प्रति शेयर तक है। अच्छा, आथन की आंखें चमक उठी जैसे उसके दिमाग में एक कपटी योजना बन रही हो। आबोलोन, मैं तुमसे यही चाहता हूं, हर कंपनी के बारे में कुछ विश्वसनीय लेकिन पूरी तरह से मनगढ़ंत अच्छी खबरें जारी करके उसके शेयर की कीमत को 1 लाख यूनिक्रेड प्रति शेयर तक बढ़ा दो। तुम्हारी कंप्यूटिंग शक्ति के साथ ये बच्चों का खेल होना चाहिए। मैंने पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी है मास्टर, आबोलोन की आवाज ने कुशलतापूर्वक जवाब दिया। बहुत बढ़िया, जब हर कंपनी के शेयर की कीमत 1 लाख प्रति शेयर हो जाए, आथा उत्सुकता से बोला, 2 ट्रिलियन यूनिक्रेड्स का इस्तेमाल करके कई सिक्योरिटी अकाउंट खोलो जिनमें से हर अकाउंट पर कम से कम 20 गुना लीवरेज हो। इसके बाद इंटरनेट के हर कोने में उनके गंदे राज खोल दो। मुझे परवाह नहीं कि कैसे वीडियो, मैसेज, तस्वीरें सब कुछ वायरल होना चाहिए और मिटाया न जा सके। अगर कोई बड़ा अधिकारी उनकी तरफ से दखल देने की कोशिश करे तो उन्हें भी बेनकाब करो। मैं चाहता हूं कि ये कंपनियां पूरी तरह दिवालिया हो जाएं। समझ गया गुरुजी, आबोलोन ने उत्तर दिया। लेकिन मास्टर, अगर हम सभी 30 कंपनियों को दिवालिया कर दें तो सड़कों पर बेरोजगार लोगों की बाढ़ आ जाएगी, लाखों लोग बिना नौकरी के होंगे। आबोलोन की आवाज चिंता से भरी थी। चिंता मत करो, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, आथन ने लापरवाही से कहा। आखिरकार उनके दूसरे चाचा नाथनियल का रियल एस्टेट ग्रुप एक नई नींव बनाने में लगा था जिसके लिए काफी श्रम की आवश्यकता थी। नियो लुमिनारा की उन 30 कंपनियों के बेरोजगारों को नई नौकरियां मिल जाएंगी। और शहर से बाहर वालों का क्या? आबोलोन की मदद से वही ये भी कर सकता है। मास्टर, ओसबोर्न परिवार को निशाना बनाने वाली इन कंपनियों के सीईओ और उच्च अधिकारियों का क्या? क्या आप उन्हें जेल भेजने की योजना बना रहे हैं? आबोलोन ने पूछा। नहीं, मेरे पास उनके लिए कुछ और भी दिलचस्प योजना है। आथन ने मुस्कुराते हुए अपने चमकते सफेद दांत दिखाए। आबोलोन, क्या समय हो गया है? आथन ने अचानक पूछा। अभी ठीक 3:45 बजे हैं, आबोलोन का उत्तर आया। हम समय सचमुच उड़ जाता है। आथन ने कहा। कुछ क्षण के लिए वह ये देखकर अचंभित रह गया कि घंटे कितनी जल्दी बीत गए। वह खड़ा हुआ और आराम से खींचा। वो बहुत देर तक अध्ययन कक्ष में बंद रहा था और उसे अकड़न महसूस हो रही थी। आबोलोन, सिल्वेस्टर से कहो कि वह जिम में मुझसे मिले। उन्होंने अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते हुए निर्देश दिया। अब समय आ गया था कि सिल्वेस्टर के साथ प्रशिक्षण लिया जाए ताकि वह अपने युद्ध कौशल को निखार सके और अनुभव प्राप्त कर सके। यद्यपि उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें सिर्फ ताकत से अधिक की आवश्यकता है। रक्षात्मक और आक्रामक कौशल उनकी वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिए आवश्यक थे। ल्यूमिना फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट एलएफडी न्यू लुमिनारा के सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों में से एक है, जो ऊंची गगनचुंबी इमारतों और आपस में जुड़े स्काईब्रिजों से सुसज्जित एक हलचल भरा महानगर है। इस जिले में खरबों डॉलर मूल्य के निगमों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मुख्यालय स्थित हैं। राजसी गगनचुंबी इमारतें हजारों मीटर तक फैली हुई हैं, जो न्यू लुमिनारा की मजबूत अर्थव्यवस्था और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ-साथ पूरे ऑरलियन फेडरेशन को भी प्रदर्शित करती हैं। हजारों, यदि लाखों नहीं तो सफेद पोश कर्मचारी प्रतिदिन इस जीवन क्षेत्र से गुजरते हैं। यह एक अनूठा दृश्य है। एक विशेष रूप से प्रभावशाली कार्यालय भवन, जो 500 मीटर ऊंचा है और जिसमें लगभग 120 मंजिलें हैं, के शीर्ष पर एक भव्य कार्यालय है जिसे धन और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके केंद्र में उत्कृष्ट लकड़ी से निर्मित एक विशाल डेस्क है, जो उच्च तकनीक वाले उपकरणों से सुसज्जित एक उत्कृष्ट कृति है, जिसकी चौड़ाई अकेले 5 फीट है। इसके चारों ओर सीमित संस्करण वाले सोफे, कॉफी टेबल, विलासिता की वस्तुओं से भरी अलमारियां हैं, जो सफलता का प्रतीक है। वर्तमान में एक महंगी एर्गोनोमिक कुर्सी पर बैठे हैं एमरल्ड ग्रीन रियल एस्टेट ग्रुप के सीईओ और संस्थापक डैमियन रीव्स, जो एक गोल-मटोल मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हैं, जिनके बाल तलिया हैं और छोटी-छोटी मोती जैसी आंखें हैं, जो बड़े मुंह से मुस्कुराते समय संदेह से तिरछी हो जाती हैं। यद्यपि पहली नजर में डैमियन हानि रहित प्रतीत होता है, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह इस दिखावे के नीचे निर्दयी है। वह अपनी योग्यता के आधार पर इतनी बड़ी खरबों की यूनिक्रेड्स कंपनी बनाने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने इसके लिए कुछ धूर्त तरीकों का भी इस्तेमाल किया। वह उन लोगों में से एक है जिन्होंने ओसबोर्न परिवार को दिवालिया बनाने के लिए स्टर्लिंग परिवार के साथ हाथ मिलाया था।
डेमियन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई जब वह अपने फोन पर शानदार आभासी निमंत्रण कार्ड को देख रहा था। मैंने ओसबोर्न से वह जमीन तो नहीं छीनी, लेकिन यह मेरे लिए अप्रत्याशित लाभ का टिकट है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तभी एक तेज दस्तक ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। अंदर आ जाओ, उसने सहजता से पुकारा, मुश्किल से ऊपर देखते हुए। दरवाजा खुला और जॉन नामक एक छोटे कद का आदमी सामने आया, जिसने सफेद शर्ट और लंबी काली पतलून पहन रखी थी तथा टाई भी थोड़ी ज्यादा टाइट लग रही थी। वह एक उत्सुक मुस्कान के साथ अंदर आया, जिसे केवल चापलूसी ही कहा जा सकता है। क्या हुआ जॉन? डेमियन ने बिना किसी उत्साह के पूछा। बॉस, हमें शेयर बाजार के बारे में कुछ खबर मिली है, जॉन ने लगभग उछलते हुए कहा। डेमियन की दिलचस्पी बढ़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हमारे शेयर की कीमत गिर गई? जॉन ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, ये तो आसमान छू रहा है। हम 10,000 प्रति शेयर से 12,000 पर पहुंच गए हैं और यह अभी भी बढ़ रहा है। मैंने ऑनलाइन चेक किया, सब हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं और यह सब अच्छी खबर है। डेमियन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, फिर उत्साह उस पर छा गया। क्या तुम सच में कह रहे हो? बिल्कुल, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद देख सकते हैं, जॉन ने उत्सुकता से उत्तर दिया। अपनी भौहें चढ़ाते हुए और नई तत्परता के साथ डेमियन ने इंटरनेट पर लॉगिन किया और जॉन की रिपोर्ट की पुष्टि की। जैसे ही उन्होंने इस अप्रत्याशित उछाल के निहितार्थ पर विचार किया, उनका आश्चर्य शीघ्र ही उत्साह में बदल गया। क्या हमने कुछ असाधारण किया? जॉन ने सावधानी से पूछा। डेमियन ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में लालच की चमक थी। जल्दी करो, प्रचार और मार्केटिंग टीमों को काम पर लगाओ, चलो इस गति का फायदा उठाते हैं। हमें पूरी ताकत लगानी होगी, यही हमारे लिए अच्छा मुनाफा कमाने का मौका है। जी बॉस, जॉन ने उत्साह से सिर हिलाया और फिर कार्यालय से बाहर निकल गया, जैसे मुर्गी दाना चोंच मार रही हो। डेमियन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई, क्योंकि वह उस अवसर के मीठे स्वाद का आनंद ले रहा था जो अप्रत्याशित रूप से उसके हाथ में आ गया था। लेकिन केवल डेमियन ही भाग्यशाली नहीं थे, ओसबोर्न परिवार को लक्ष्य करने वाली सभी 30 कंपनियां भी इसी प्रकार भाग्यशाली थीं। उन्होंने सोचा कि यह एक अविश्वसनीय अवसर है, जिसे उन्होंने तुरंत लपक लिया और अपनी सारी ताकत अपने स्टॉक की कीमतें बढ़ाने में झोंक दी। उन्हें यह पता नहीं था कि यह स्पष्ट वरदान तो उनके पतन की शुरुआत मात्र था। पलक झपकते ही समय बीत गया और इसी तरह 3 दिन बीत गए। इस दौरान आथ ने अपनी हवेली की सीमा के भीतर रहना चुना तथा इवोलोन की मदद से सावधानीपूर्वक एक संरचित दैनिक दिनचर्या तैयार की। प्रत्येक सुबह की शुरुआत स्टेट के चारों ओर स्फूर्तिदायक दौड़ से होती थी, उसके बाद भारोत्तोलन और जिम व्यायाम होता था। ताजा स्नान और भरपूर नाश्ते के बाद वह अपने अध्ययन कक्ष में जाकर परिवार की नींव के लिए महत्वपूर्ण विवरण लिखते थे। शुक्र है, अवोलोन ने उनके लिए ये काम बहुत आसान बना दिया। आथ ने इवोलोन द्वारा प्रसारित वास्तविक समय अपडेट के माध्यम से अपने चाचाओं, चाचियों और चचेरे भाइयों की प्रगति पर कड़ी नजर रखी। ओसबोर्न होल्डिंग्स के खाते में 200 बिलियन यूनिट रेट के आश्चर्यजनक निवेश के साथ विभिन्न कंपनियों की स्थापना बिजली की गति से आगे बढ़ी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के लिए हवेली के आसपास 20 शानदार विला खरीदने के लिए 100 बिलियन यूनिट रेट आवंटित किए। जब से उनकी वित्तीय स्थिति खराब हुई है और उन्हें कर्ज चुकाने के लिए अपनी अधिकांश संपत्तियां बेचनी पड़ी हैं, तब से 50 से अधिक रिश्तेदारों को उनके एकमात्र बचे हुए घर में ठूस-ठूस कर भर दिया गया है। अब जबकि आथा आसानी से दुनिया भर की अघोषित संपत्ति तक पहुंच सकता था, उसने बस हाथ हिलाया और सभी के लिए 20 विशाल पारिवारिक शैली के विला हासिल कर लिए। जैसे जैसे ये 3 दिन बीतते गए, पूरा ओसबोर्न परिवार चहल पहल से गुलजार हो गया। स्टर्लिंग परिवार के खिलाफ उनकी प्रतिद्वंद्विता सुलझ जाने के बाद अब उनके लिए अपनी हवेली में छिपने की कोई जरूरत नहीं बची थी। जो लोग अभी भी स्कूल में थे, वे कक्षाओं में लौट आए, जबकि स्नातक हो चुके पुराने और युवा दोनों पीढ़ियों को पारिवारिक व्यवसाय में मदद करने के लिए विभिन्न भूमिकाएं सौंपी गईं। हर कोई व्यस्त था, हालांकि एक खतरे से निपटने के बावजूद आथा सतर्क रहा। उनकी परेशानियों के पीछे का असली मास्टरमाइंड अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था। परिणामस्वरूप परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक नियुक्त किए गए, कुछ को गुप्त रूप से तथा अन्य को अधिक दिखाई देने वाले अंगरक्षकों को नियुक्त किया गया तथा हवेली और नए अधिग्रहित विला दोनों में सुरक्षा उपायों को काफी बढ़ा दिया गया। इसके अलावा अवोलोन के संचालन के कारण 30 लक्षित कंपनियों की स्टॉक की कीमतें आसमान छू गईं। उच्च अधिकारियों और शेयरधारकों के बीच उत्साह चरम पर पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने ढेर सारे प्रचार और विज्ञापन पृथ्वी पर मध्य पूर्व के उन तेल टाइकूनों की तरह नहीं थे, जो नकदी को कमफेदी की तरह समझते थे। अब पूरी तरह से परिवार के प्रभाव और शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आथा ने महसूस किया कि 10 ट्रिलियन यूनिट रेट अर्जित करना प्रभावशाली था और अनगिनत पीढ़ियों को जीवित रख सकता था, लेकिन कुलीन परिवारों और निगमों की पृष्ठभूमि के सामने इसका कोई मतलब नहीं था, जहां ऐसी रकम केवल जेब खर्च के रूप में थी। किसी खाते में 10 ट्रिलियन की धनराशि का निष्क्रिय पड़े रहना बड़ी बात लग सकती है, लेकिन आथा जानते थे कि सच्ची शक्ति केवल संचय में नहीं बल्कि कार्य में निहित है। ओसबोर्न परिवार की विरासत को बढ़ाने के लिए उस धन को ठोस प्रभाव में बदलना अत्यंत आवश्यक था, अन्यथा ये धूल फांकने वाली संख्याओं से अधिक कुछ नहीं रह जाता। हालांकि 10 ट्रिलियन औसत व्यक्ति के लिए एक अथाह राशि प्रतीत हो सकती है, जो किसी को भी यह महसूस कराने के लिए पर्याप्त है कि वह दुनिया का मालिक है, भले ही उसे इसे पाने के लिए अपना पूरा परिवार बेचना पड़े। ये व्यावहारिक रूप से पेंटेरा जैसी दुनिया में सच्चे शासकों के लिए जेब खर्च के समान है। कल्पना कीजिए कि आम लोगों के लिए 10 ट्रिलियन डॉलर की राशि कितनी रोमांचक होगी। यह एक साधारण व्यक्ति को लाखों सालों तक और आने वाली पीढ़ियों को सहारा दे सकती है। फिर भी समाज के वास्तविक अभिजात वर्ग के लिए ये चौंका देने वाली राशि मुश्किल से ही ध्यान में आती है। आथा, जिसने इस दुनिया में कुछ महीने बिताकर पेंटेरा की बुनियादी शक्ति, गतिशीलता और आर्थिक परिदृश्य को समझा है, उसे जल्दी ही यह एहसास हो जाता है कि 10 ट्रिलियन रोमांचक तो है, लेकिन इससे ओसबोर्न परिवार की स्थिति में जरा भी सुधार नहीं होगा। उनके लिए धन और प्रभाव के इस विशाल सागर में 10 ट्रिलियन मात्र एक बूंद के समान है, जो धूम मचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। अभी आथा इस विशाल राशि को एक सुनहरे अवसर के रूप में देखता है। इसके साथ वह ऐसे उद्यम शुरू कर सकते हैं जो उनके भविष्य को नया आकार दे सकते हैं और शीघ्र ही ओसबोर्न परिवार की नींव रख सकते हैं। हालांकि वह जानते हैं कि 10 ट्रिलियन परिवार की नींव का 1% बनाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। सर, आज गुप्त नीलामी का दिन है, ये ठीक 8 बजे शुरू होगी। अवोलोन की आवाज ने आथा की एकाग्रता को भंग कर दिया, क्योंकि वह खुद को एक वित्तीय पुस्तक में डूबा हुआ था। मुझे पता है, आथा ने बेपरवाही से जवाब दिया, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं नहीं जा रहा। सर, रद्द क्यों? अवोलोन ने दबाव डाला। अवोलोन, आथा ने गंभीरता के भाव से कहा, तुम्हें पता है कि क्रिस्टोफर कैंपबेल भी आएंगे? जी सर, अवोलोन ने पुष्टि की। वह इस नीलामी में 5 वीआईपी में से एक हैं। अगर मैं चला गया तो न सिर्फ वह, बल्कि नीलामी में मौजूद लगभग सभी लोग मुझे निशाना बनाएंगे। वे मुझे उस जमीन को खरीदने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। आथा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा और धीरे से अपनी किताब का अगला पन्ना पलटा। क्या इसका मतलब यह है कि अब आप नहीं जा सकते? अवोलोन ने जिज्ञासावश पूछा। नहीं, आथा ने निर्णायक ढंग से अपना सिर हिलाया। मैं इतना बड़ा मौका किसी और के हाथ में नहीं जाने दे सकता, जबकि मैं चुपचाप बैठा देखता रहूं। सर, आपको पता है कि पाई का सबसे बड़ा टुकड़ा आपके पास है ना? अवोलोन ने बीच में कहा। आथा के होंठ खुशी से फड़क उठे और उसने अवोलोन की बात अनसुनी कर दी। भले ही मैं खुद नहीं आऊंगा, पर अपनी जगह किसी और को भेज दूंगा। वह थोड़ी देर में आ जाएगा। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। शैतान की बात हो रही है तो वो यहाँ है। आथा मुस्कुराया। अंदर आओ। दरवाजा खुला और एक चश्मा पहने चटक काले सूट में एक आदमी सामने आया। वो लगभग 30 साल का, जवान और खूबसूरत लग रहा था, लंबा और दुबला पतला शरीर जो सफलता की चमक बिखेर रहा था। नमस्कार परिवार के मुखिया, उन्होंने प्रवेश करते हुए आदरपूर्वक झुककर कहा। आथा ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। एथन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने आगे कहा, मुझे आज रात 8 बजे एक गुप्त नीलामी में तुम्हारा साथ चाहिए। वे 500 जमीन के प्लॉट नीलाम कर रहे हैं, जिनमें से 20 हमारे लिए बेहद अहम है। तुम्हें इन्हें हर हाल में हासिल करना होगा। उस निर्देश को हवा में भारी रूप से लटकाए हुए आथा ने एथन की ओर एक छोटा सा बॉक्स सरका दिया। एथन ने उसे खोला तो उसमें एक हीरे जड़ित बैंक कार्ड था, जिस पर पेंटेरा नेशनल बैंक का लोगो बना हुआ था और साथ में एक उन्नत दिखने वाला फोन भी था। इस कार्ड में 5 ट्रिलियन यूनिट रेट है और फोन में नीलामी की सारी जानकारी मौजूद है, आथा ने समझाया।
अवोलोन ने आपका निमंत्रण पहले ही तैयार कर लिया है, किसी को आप पर शक नहीं होगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, एथन ने गंभीरता से उत्तर दिया। अच्छा, अब तुम जा सकते हो, आर्थर ने हाथ हिलाकर उसे जाने दिया। कार्यालय भवन से बाहर निकलने से पहले एथन ने एक बार फिर सिर झुकाया। हवेली के भव्य धातु के द्वार से बाहर कदम रखते हुए एथन हवेली के भव्य प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, 3 चमकदार काली कारें आकर रुकी, जिनमें बीच में खड़ी शानदार बिजनेस कार विशेष रूप से आकर्षक थी। जैसे ही दरवाजे सटीकता से खुले, एथन की गाड़ी के दोनों ओर खड़े 2 वाहनों से 10 अंगरक्षक बाहर निकले। 2 और अंगरक्षक उसकी कार की यात्री सीट से बाहर निकले। मिस्टर एथन, मेरा नाम सिल्वेस्टर है, मैं आज शाम आपका रक्षक बनूंगा, एक मजबूत अंगरक्षक ने घोषणा की, जो अधिकारपूर्ण सलामी के साथ बीच वाली कार से बाहर निकला था। तब तो मैं आप पर भरोसा करूंगा, सर सिल्वेस्टर, एथन ने प्रशंसापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। कृपया कार में बैठ जाइए, एक अंगरक्षक ने दृढ़तापूर्वक किंतु आमंत्रित भाव से दरवाजा खोलते हुए कहा। एथन ने सिर हिलाया और पीछे की सीट पर बैठ गया और तुरंत ही वह विलासिता के माहौल में गिर गया। इंटीरियर किसी विलासिता से कम नहीं था, आलीशान चमड़े की सीटें उसे आराम से झुला रही थीं, जबकि फर्श पॉलिश किए हुए संगमरमर के कांच की तरह चमक रहा था। इस विशाल वाहन में आसानी से 5 से 10 लोग बैठ सकते थे, लेकिन अभी तो केवल वही वहां बैठा था। अपने आसपास के माहौल को निहारने में एक क्षण भी बर्बाद किए बिना एथन ने अपने फोन पर ध्यान केंद्रित किया और गंभीर भाव के साथ जानकारी को स्क्रॉल करता रहा। इंजन की धीमी गर्जना के साथ जब वे उड़ान भर रहे थे तो बाहर की दुनिया धुंधली हो गई थी और वे दूर तक दौड़ रहे थे, जहां शाम की चमक ने चिकने बाहरी हिस्से पर परछाइयां बना दी थी। नियो लुमिनारा की निरंतर हलचल से दूर एक पहाड़ की शांत गोद में स्थित भव्य समिट हेवन रिजॉर्ट स्थित है। यह विशाल अभयारण्य वास्तुकला का एक चमत्कार है, जिसकी सीढ़ीनुमा संरचना पहाड़ से नीचे की ओर सुंदर ढंग से गिरती है। प्रत्येक स्तर पर निजी विला और स्वीट्स हैं, जो फर्श से छत तक की खिड़कियों से सुसज्जित हैं, जिनसे मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप आउटडोर हॉट टब में आराम कर रहे हैं या हरे भरे जंगलों के बीच स्थित ऊंचे केबिनों में आराम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पलायन नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो असाधारण चीजों की तलाश करने वालों के लिए बनाया गया है। जैसे ही रात होती है, समिट हेवन एक चकाचौंध भरे दृश्य में बदल जाता है। ये रिजॉर्ट टिमटिमाते तारों की पृष्ठभूमि में शानदार ढंग से चमकता है तथा इसके भव्य प्रवेश द्वार के सामने शानदार सुपरकारों से लेकर क्लासिक सुंदरियों तक लग्जरी वाहनों की एक प्रभावशाली श्रृंखला खड़ी है। मेहमान डिजाइनर पोशाक पहनकर बाहर निकलते हैं, पुरुष विशेष रूप से तैयार किए गए सूट पहनते हैं और महिलाएं चमकदार रत्नों से सजे उत्तम शाम के गाउन में अपनी शान बिखेरती हैं। वे भव्य हॉल की ओर टहलते हैं, जहां समृद्धि का वातावरण उन्हें घेर लेता है। अंदर मेहमानों का स्वागत एक शानदार झूमर द्वारा किया जाता है, जो स्वादिष्ट व्यंजनों और बढ़िया मदिरा से सजी जटिल डाइनिंग टेबलों के ऊपर मुकुट की तरह लटक रहा है। हंसी और बातचीत मधुर पियानो धुनों के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो परिष्कृत लगता है। ये सभा कोई साधारण आयोजन नहीं है, इसमें बहुराष्ट्रीय निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और शीर्ष अधिकारी, प्रभावशाली अधिकारी और प्रतिष्ठित परिवारों के सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी सम्मिलित संपत्ति सैकड़ों ट्रिलियन से अधिक है। इस शानदार भीड़ के बीच डैमियन खड़ा है, जो जीवंत बातचीत में व्यस्त है। तभी वह अलेक्जेंडर को अपनी ओर आते देखता है, जो एक कस्टम आसमानी नीले रंग का सूट पहने हुए है। हाँ, मिस्टर डैमियन, बहुत समय हो गया मिलते हुए। सुना है आपकी कंपनी इन दिनों खूब फल फूल रही है। अलेक्जेंडर ने शैंपेन का गिलास उठाते हुए खुशी से कहा। अलेक्जेंडर, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, डैमियन विनम्रता से जवाब देता है, लेकिन अपना गर्व छिपा नहीं पाता। हम भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली, आपके स्टॉक की कीमतें आसमान छू रही हैं। अलेक्जेंडर हंसते हुए कहता है। बस किस्मत, डैमियन अपनी सफलता का आंतरिक आनंद लेते हुए विनम्रतापूर्वक मुस्कुराता है। मिस्टर अलेक्जेंडर, क्या आप भी नीलामी के लिए यहाँ आए हैं? डैमियन ने उत्सुकता से पूछा और तुरंत विषय बदल दिया। मैं यहाँ और क्यों रहूंगा, मैं तो कम से कम एक टुकड़ा जमीन पाने की उम्मीद कर रहा हूँ। अलेक्जेंडर ने हार मानते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। डैमियन ने कहा, प्रतिस्पर्धा जल्द ही कड़ी होने वाली है, यहाँ हर किसी की नजर कम से कम एक भूखंड पर टिकी है। बिल्कुल, आखिरकार इस कमरे में बैठा हर एक व्यक्ति हमारी महत्वाकांक्षा को साझा करता है। अगर जमीन का सही प्रबंधन किया जाए तो एक प्लॉट हर महीने अरबों यूनिट रेट कमा सकता है और सालाना खरबों कमा सकता है, अलेक्जेंडर ने जवाब दिया। डैमियन ने सोच समझकर सिर हिलाया, अपनी आंखें सिकुड़ते हुए रेड वाइन का घूंट लिया। मुझे ओसबोर्न परिवार से सचमुच ईर्ष्या हो रही है, उन्होंने बिना उंगली उठाए ही एक खजाना खोज निकाला। सिकंदर का चेहरा ईर्ष्या से लाल हो गया। ये सच है, वे बहुत भाग्यशाली हैं। डैमियन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ क्षण के लिए वो आश्चर्यचकित हो गया, फिर जवाब दिया, लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि वे इतने बड़े पाई को अकेले ही संभाल सकते हैं? अलेक्जेंडर ने जानबूझकर सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, वो जमीन बहुत ही आकर्षक है। बहुत से लोग ओसबोर्न परिवार को बिना दखल के उसका आनंद लेने नहीं देंगे। बिल्कुल, मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ ताकतवर लोग पहले से ही उन्हें निशाना बना रहे हैं, डैमियन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। कौन? अलेक्जेंडर ने जिज्ञासावश पूछा। मैंने सुना है कि यह मेट्रोस्पाई का कोई व्यक्ति है, जो उन प्रमुख परिवारों में से एक का सदस्य है, डैमियन ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। नीलामी के बारे में चर्चा करने वाले और ओसबोर्न परिवार के बारे में गपशप करने वाले सिर्फ डैमियन और अलेक्जेंडर ही नहीं थे। माहौल में गहमागहमी थी, लगभग हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि ओसबोर्न कितने भाग्यशाली हैं, जबकि वे पछता रहे थे या उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। हालांकि नीलामी के लिए यहाँ बहुत से लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि यह आयोजन वस्तुओं पर बोली लगाने से कहीं अधिक कुछ प्रदान करता है। यह मित्रता बनाने और अपना नेटवर्क बढ़ाने का एक अनूठा अवसर है। जैसा कि कहावत है, खरगोश के 3 बिल होते हैं और विविधतापूर्ण मित्र मंडली होने से सफलता के अनेक रास्ते खुल सकते हैं। इस हॉल में चारों ओर देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों और उच्च समाज के प्रभावशाली वर्ग से आता है। उनमें से कुछ के साथ जुड़ने की संभावना की कल्पना करें, ये भविष्य में रोमांचक व्यावसायिक अवसरों और अमूल्य समर्थन के द्वार खोल सकता है। कृपया श्री क्रिस्टोफर कैंपबेल का स्वागत करें। अचानक एक तेज आवाज हॉल में गूंजी, जिससे भीड़ चुप हो गई और सभी की निगाहें प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं। वहां एक युवक खड़ा था, जो शानदार कपड़े से बना एक शानदार सूट पहने हुए था। उसके सुनहरे बाल रोशनी में चमक रहे थे और उसकी तीखी नीली आंखें अहंकार से चमक रही थीं। ऊंचे गालों और पतले होठों के साथ वह श्रेष्ठता का आभास देते थे। वह लंबे थे और उनमें एक अभिजात्य लालित्य झलकता था, जो ध्यान आकर्षित करता था। जैसे ही क्रिस्टोफर ने अपनी थोड़ी ऊंची करके और वहां उपस्थित सभी लोगों पर तिरस्कार भरी नजर डालते हुए हॉल में कदम रखा, वह उनकी प्रशंसा में आनंदित हो उठा। उसका हृदय गर्व और संतुष्टि से भर गया। वह सुर्खियों में रहना पसंद करते थे, जहां लोग उन्हें विस्मय और सम्मान की दृष्टि से देखते थे, मानो वे कोई राजसी व्यक्ति हो। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, प्रशंसक उनके चारों ओर पतंगों की तरह इकट्ठा हो गए। हर कोई उनकी नजर में आने या भविष्य में लाभ के लिए उनका पक्ष लेने की उम्मीद कर रहा था। क्रिस्टोफर के प्रभावशाली वंश को हर कोई जानता था। आखिरकार कैंपबेल परिवार ऑरलियन फेडरेशन के शीर्ष 5 परिवारों में से एक था, जिसके व्यापक संबंध थे और जिसका कारोबार कई उद्योगों में फैला हुआ था। ऐसी दुनिया में जहां ड्रैगन और सांप घूमते हैं, हर कोई क्रिस्टोफर को गंभीरता से नहीं लेता। कुछ व्यक्ति दुर्जय कैंपबेल परिवार से विचलित हुए बिना अपनी जमीन पर अड़े रहते हैं, या तो उनकी शक्ति से मिल खाते हैं या उनके प्रभाव को टक्कर देने वाली पृष्ठभूमि का दावा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि क्रिस्टोफर सिर्फ एक घमंडी अमीर चापलूस है। फिर भी हालांकि बहुत से लोग क्रिस्टोफर को गंभीरता से नहीं लेते हैं, फिर भी भीड़ क्रिस्टोफर के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है, जो उसके अहंकार को बढ़ाती है और उसके अहंकार को बढ़ाती है। अचानक एक ठंडी आवाज बातचीत के बीच में आती है। अरे, तुम रास्ता रोक रहे हो। ये शब्द हवा में खंजर की तरह चुभते हैं, जिससे क्रिस्टोफर के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव आ जाते हैं। वह अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसका अहंकार पूरी तरह संतुष्ट हो गया था और कोई उसे इसके लिए बिगाड़ने वाला था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है और वह चारों ओर घूमता है, तथा जो कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत करता है, उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है। जैसे ही वह मुड़ा, उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। क्रिस्टोफर कैंपबेल के सामने 20 वर्ष की आयु की एक अत्यंत सुंदर महिला खड़ी थी, जो वाइन रंग का लंबा गाउन पहने हुए थी। उसका चेहरा पूर्णता का प्रतीक प्रतीत होता था, मानो ब्रह्मांड ने प्रत्येक विशेषता को बड़ी सावधानी से गणने में अपना समय लगाया हो। उसकी त्वचा ताजी गिरी बर्फ की तरह शुद्ध और चमकदार थी, जिससे एक अलौकिक चमक निकलती थी, जिसे देखकर कोई भी यह सोच सकता था कि क्या वह सचमुच मानव है।
उसकी त्वचा की कोमलता उसकी नाजुकता का संकेत दे रही थी, जबकि एक नाजुक हीरे का हार उसकी हंस जैसी गर्दन को सुशोभित कर रहा था। उसका फिगर किसी भी तरह से उत्कृष्ट नहीं था, हर वक्र और कोण त्रुटिहीन अनुपात में था। पतली कमर के कारण उसकी टांगें एकदम लंबी हो गई थीं, जिससे उसकी छवि एक सामंजस्य की बन गई थी, जिसने उसे देखने वाले सभी लोगों को मोहित कर लिया। लंबे काले बाल उसकी पीठ पर रात के आकाश की तरह लहरा रहे थे और उसकी रहस्यमय चमकती हुई मनमोहक गहरी आंखों को घेरे हुए थे। भरे हुए रसीले लाल होंठ लंबी पलकों के साथ थे, जो प्रत्येक पलक झपकने के साथ सुंदरता से फड़फड़ाती थी। वह शब्दों से परे सुंदर थी। जैसे ही वह भव्य हॉल में दाखिल हुई, उसने वहां मौजूद सभी महिलाओं को पीछे छोड़ दिया। पुरुष विस्मय से उसे देखते रहे, क्योंकि उसकी सुंदरता ने पूरे कमरे पर जादू कर दिया था। क्रिस्टोफर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने पाया कि वह उस व्यक्ति से भिड़ने की अपनी योजना को कुछ क्षण के लिए भूल गया था, जिसने पहले उसे बीच में रोका था। फिर भी तभी ओफेलिया की तेजस्वी निगाहों में अधीरता झलक उठी और उसने क्रिस्टोफर की तरफ हल्की सी भौहें चढ़ाईं। इस छोटे से इशारे ने भी उसके आकर्षण को और बढ़ा दिया। क्या आप रास्ते से हट सकते हैं? उसके बगल से एक युवक की आवाज आई, जो विशेष रूप से निर्मित काले रंग का सूट पहने हुए था और जिसमें अभिजात्य आकर्षण झलक रहा था। क्रिस्टोफर के चेहरे पर कड़वाहट छा गई और उसने बेनेडिक्ट को घूरते हुए कहा, बेनेडिक्ट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मेट्रोस्पायर में होना चाहिए था ना। बेनेडिक्ट ने अविश्वास से उसकी ओर देखा और फिर तिरस्कार भरी नजरों से कहा, अगर तुम यहाँ आ सकते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं आ सकता? मैं आपको बता दूं, क्रिस्टोफर ने अहंकार से भरे स्वर में उत्तर दिया, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक जमीन का एक टुकड़ा भी पाने की उम्मीद मत करना। बेनेडिक्ट ने मजाक में सिर हिलाया, मैं यहाँ जमीन को लेकर झगड़ा करने नहीं आया हूँ, जैसे तुम कर रहे हो। मेरे लैंकेस्टर परिवार के पास सब कुछ नियंत्रण में है। मैं यहाँ बस मिस ओफेलिया का साथ देने आया हूँ। इस रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित होकर क्रिस्टोफर ने अविश्वास से पूछा, आपका क्या मतलब है? ओह क्रिस्टोफर, बेनेडिक्ट ने तिरस्कारपूर्वक कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अपने परिवार में सबसे कम पसंद किए जाते हो और हमेशा अपने बड़े भाइयों से हार जाते हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि बड़े परिवार अपना समय निम्न स्तर के आम लोगों से लड़ने में बर्बाद करते हैं, जो उन्हें बस कुछ ही शब्दों से हासिल हो सकता है? क्रोध में मुठ्ठियां कसकर बंद करते हुए क्रिस्टोफर ने चुनौती भरे स्वर में कहा, तो फिर अगर नीलामी के लिए नहीं तो आप यहाँ क्यों आए हैं? जैसा कि मैंने बताया, बेनेडिक्ट ने लापरवाही से एक आलसी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जो उनके पिछले आदान प्रदान के बारे में किसी भी गंभीरता को चुटलाती थी। मैं केवल मिस ओफेलिया के साथ जा रहा हूँ, और हालांकि मेरे परिवार ने पहले ही सब कुछ तय कर लिया है, फिर भी अपने परीक्षण के हिस्से के रूप में मैं अभी भी खुद कुछ प्लॉट खरीदने का इरादा रखता हूँ। क्रिस्टोफर ने गहरी सांस ली और उसकी नजर ओफेलिया नाम की एक खूबसूरत महिला पर टिक गई। उसकी आंखों में गर्मी और महत्वाकांक्षा की एक चमक उभरी जब उसने कहा, मिस ओफेलिया, क्या आप यहाँ नीलामी में भाग लेने आई हैं या सिर्फ तमाशा देखने आई हैं? उसने एक सज्जनता भरी मुस्कान बिखेरी ताकि वह उसे आकर्षित कर सके। ओफेलिया ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। बेनेडिक्ट पास से धीरे से हंसा, क्रिस्टोफर, मैंने सुना है कि तुम न्यू लुमिनारा में एक छोटे से परिवार को निशाना बना रहे हो, यहाँ तक कि उन्हें दिवालिया भी कर दिया है। फिर भी उनके मुखिया और उसकी पत्नी को मार डालने के बावजूद तुम अभी तक ब्लू पल पर कब्जा नहीं कर पाए हो। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है? क्रिस्टोफर ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया, आखिरकार मैं ब्लू पल पर कब्जा कर ही लूंगा, वह परिवार तो बस एक बाधा है। हाँ, तुम्हें पता है ना, तुम अकेले नहीं हो जो इसके पीछे पड़े हो। बहुतों की नजरें उस नाम पर हैं। बेनेडिक्ट ने मजाकिया लहजे में कहा, अगर तुम इसे अपने लिए चाहते हो तो तुम्हें ये काफी चुनौतीपूर्ण लगेगा। ब्लू पल में आपकी रुचि क्यों है? क्रिस्टोफर ने बेनेडिक्ट की ओर आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे अपनी ताकत पता है। बेनेडिक्ट ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, किसी ऐसी चीज के लिए जी जान से लड़ने के बजाय जो मेरे हाथ से निकल सकती है, मैं जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा हासिल करके उसे विकसित करना पसंद करूंगा। इससे आगे चलकर बहुत मुनाफा होगा। ओफेलिया की मेज की ओर बढ़ने से पहले उसने क्रिस्टोफर के कंधे पर थपथपाया और हंसने लगा। क्रिस्टोफर ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और बेनेडिक्ट के शब्दों पर विचार करने लगा। वो मन ही मन जानता था कि उसका बेनेडिक्ट सही है, लेकिन आत्मसमर्पण करना कोई विकल्प नहीं था। वह अपने परिवार और दुनिया के सामने खुद को साबित करना चाहता था। वह क्रिस्टोफर कैम्पबेल के रूप में पहचान चाहता था, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में, न कि सिर्फ एक और प्लेबॉय के रूप में। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी मुठ्ठियां खोली और हल्की सी मुस्कान लाते हुए उस मेज के पास पहुंचा जहां ओफेलिया और बेनेडिक्ट बैठे थे। तो यह वही आदमी है जिसे परिवार प्रमुख ने मुझे नाराज न करने की चेतावनी दी थी। एथन ने कमरे के दूसरी ओर से रेड वाइन पीते हुए चुपचाप सोचा। उसकी निगाह दो टेबल दूर बैठे क्रिस्टोफर की ओर गई, फिर क्षण भर के लिए ओफेलिया पर पड़ी। उसकी प्रशंसा बमुश्किल ही रुकी। कैम्पबेल परिवार, लैंकेस्टर परिवार और सिंक्लेयर परिवार, ऑरेलियन फेडरेशन के तीनों शीर्ष परिवार आज रात यहाँ मौजूद हैं। एथन ने धीरे से कहा, मुझे यकीन है कि दूसरे प्रभावशाली परिवार भी यहाँ होंगे, हालांकि शायद इन तीनों से कम चर्चित। लेकिन वे इसमें भाग क्यों लेंगे? अपनी शक्ति के बल पर वे पहले ही बहुमूल्य भूमि के भूखंड हासिल कर सकते थे। उसने जोर से सोचा कि क्या यह उनके जूनियर्स का निजी मामला है या उनके परिवारों की तरफ से कोई परीक्षा। बड़े परिवार कितने अजीब होते हैं। क्या मैं ऑसबोर्न परिवार की भी बुराई कर रहा हूँ? एथन मन ही मन हंस रहा था और बीच बीच में ओफेलिया, बेनेडिक्ट, क्रिस्टोफर और कई अन्य लोगों की ओर देख रहा था जो समान रूप से महत्वपूर्ण लग रहे थे। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि जिन प्लॉट्स को खरीदने के लिए फैमिली हेड ने मुझे निर्देश दिया था, उन पर इन बड़े खिलाड़ियों की नजर न हो, वरना चीजें मुश्किल हो सकती हैं। उसने गहरी सांस ली। शुभ शाम देवियों और सज्जनों। अचानक एक तेज आवाज पूरे हॉल में गूंजी, जिसने सभी का ध्यान मंच की ओर खींच लिया। वहां एक व्यक्ति खड़ा था जिसने सफेद रंग का टैक्सीडो पहना हुआ था। उसके हाथ में माइक्रोफोन था तथा वह गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए भीड़ को देख रहा था। आज रात की नीलामी में आपका स्वागत है। मेरा नाम जॉन है और मैं आपका नीलामी करता रहूंगा। उसने आत्मविश्वास से अपना परिचय दिया। जैसे कि संकेत पर रोशनी थोड़ी मंद हो गई, जिससे उसके पीछे एक आश्चर्यजनक 3D प्रक्षेपण प्रकट हुआ। मानचित्र में भूमि का एक विशाल टुकड़ा दिखाया गया है जो 3 वलयों में विभाजित है तथा आगे अनेक भूखंडों में विभाजित है। कुछ पर चमकीले हरे रंग से निशान लगा था जो बिक्री के लिए उपलब्ध थे, जबकि अन्य पर अशुभ लाल रंग से निशान लगा था जो पहले से ही खरीदे जा चुके थे या सरकारी विकास के लिए चिन्हित थे। आंतरिक रिंग ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसका गहरा लाल रंग एक प्रतिष्ठित पार्सल का प्रतीक था, जिसे पहले ही उस कीमत पर छीन लिया गया था जिसे कई लोग सस्ते दाम पर खरीद रहे थे। वहां उपस्थित लोगों के चेहरों पर पश्चाताप और ईर्ष्या झलक रही थी, विशेष रूप से क्रिस्टोफर के चेहरे पर, जिसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। तो यह वही कुख्यात ब्लू पल है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। उस भाग्यशाली परिवार को सचमुच सोना मिल गया, बेनेडिक्ट ने मजाकिया लहजे में कहा। भाग्यशाली, यदि वे बुद्धिमान हैं तो वे इसे बेच देंगे या विकास के लिए साझेदारी करेंगे, अन्यथा ये भूमि आशीर्वाद से अभिशाप में बदल सकती है। ओफेलिया ने अपनी सुरुचिपूर्ण सीट से शांतिपूर्वक कहा, आप सही कह रहे हैं। क्रिस्टोफर के लगातार हमलों और उसके बाद दिवालियापन के कारण जो कुछ उन्होंने सहा है, उसके बाद उनके पास केवल एक संघर्षरत रियल एस्टेट कंपनी बची है। बेनेडिक्ट ने विचारमग्न होकर उत्तर दिया, एक संघर्षरत कंपनी? क्या तुम्हें बस यही दिख रहा है? ओफेलिया ने अपनी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और उसकी पलकें कोमलता से फड़फड़ाने लगी। ठीक है सब लोग, चलो काम पर लगे। जॉन ने सहजता से बीच में बोलते हुए ध्यान को पुनः मानचित्र पर केंद्रित कर दिया। आप जानते हैं कि इन चिन्हों का क्या मतलब है? बिक्री के लिए हरा और वर्तमान में विभिन्न आकारों के 500 प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसे ही कमरे में उत्सुकता का माहौल हुआ, वह एक चमकदार मुस्कान बिखेरने लगे। अब गुप्त नीलामी शुरू हो। जॉन ने नाटकीय ढंग से घोषणा की। जैसे ही 3D मानचित्र चमक उठा और रूपांतरित होकर भूमि के पहले टुकड़े को उसके विवरण के साथ प्रकट करने लगा। ये प्लॉट नंबर F126 है, द ग्रीन ओएसिस, जो 800 वर्ग किलोमीटर में फैला है। शुरुआती बोली 500 अरब यूनिट रखी गई है, जिसमें कम से कम 50 अरब की बढ़ोतरी होगी। हथौड़े के जोरदार प्रहार के साथ उन्होंने बोली प्रक्रिया शुरू कर दी। 600 बिलियन। कमरे के दूसरी ओर से एक आवाज आत्मविश्वास से गूंजी। 650 बिलियन, 700 बिलियन, एक बार जा रहा हूं, 2 बार जा रहा हूं, बिक गया। जॉन ने विजयी स्वर में घोषणा की और अपना हथौड़ा फिर से नीचे लाया। अगला प्लॉट नंबर G15 था, जो विश्वविद्यालय शहर के पास एक प्रमुख स्थान है, जिसे विकास के लिए निर्धारित किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 200 बिलियन यूनिट थी। बोलियां तेजी से बढ़ी। 300 अरब, 400 बिलियन, 450 बिलियन, 500 बिलियन, एक बार, 2 बार, 3 बार, बिक गया।
समय बीतने के साथ गुप्त नीलामी में उत्साह बढ़ता गया और एक के बाद एक जमीन के टुकड़े हाथों में बदलते गए। एथन ने सफलतापूर्वक 5 भूखंडों पर कब्जा कर लिया था, जिन्हें खरीदने का निर्देश आर्थर ने उसे दिया था। प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी, लेकिन वह बिना किसी परेशानी के कुछ प्रतियोगियों को पछाड़ने में सफल रहे। सौभाग्यवश उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई, उनके लिए सब कुछ सुचारू रूप से चला तथा उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ी, बेनेडिक्ट ने इसे बंद करने से पहले 5 बड़े भूखंड सुरक्षित कर लिए। ओफेलिया भी बोली लगाने की होड़ में शामिल हो गई और उसने भी कई टुकड़े उठा लिए, फिर उसने भी रुकने का फैसला किया। इस बीच क्रिस्टोफर बेनेडिक्ट और ओफेलिया से कहीं अधिक लूटने के बाद बहुत खुश था। वह उनकी ओर गर्व भरी नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका। लगभग 1.5 घंटे बाद नीलामी अंततः समाप्त हो गई। प्रतिभागियों ने बिना समय गंवाए जल्दी से बाहर निकल गए। वे घर लौटने और अपने नए अधिग्रहणों को विकसित करने की रणनीति बनाने के लिए उत्सुक थे। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर भी देर तक नहीं रुका। वह अपनी कार में बैठ गया और बिना देरी किए तेजी से भाग गया। कैप्टन सिल्वेस्टर, चलो चलें। एथन ने हाथ में दस्तावेजों का ढेर पकड़े हुए कैप्टन के पास पहुंचते हुए कहा। बिल्कुल, सिल्वेस्टर ने जवाब दिया जब एक अंगरक्षक ने एथन के लिए कार का दरवाजा खोला। इंजनों की धीमी गर्जना के साथ उनका काफिला तेजी से कार्यक्रम स्थल से रवाना हुआ और वापस ओसबोर्न फैमिली मैंशन की ओर बढ़ गया। अध्ययन कक्ष के अंदर आर्थर की आंखें उत्साह से चमक उठी जब वह अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते डेटा को देख रहा था। सर, 3 दिन बाद सभी 30 कंपनियों के शेयर बाजार मूल्य 10,000 प्रति शेयर तक बढ़ गए हैं। समाचार देते समय अवलोकन का नीला चेहरा स्क्रीन पर चमक उठा। अच्छा, आर्थर ने संतोष से सिर हिलाया। उसकी नजरें थोड़ी सिकुड़ गईं। अब बदला लेने का समय आ गया है। अवलोकन, क्या तुम तैयार हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हमेशा तैयार सर, इवोलोन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। तो फिर ऑपरेशन नाइटफॉल शुरू करते हैं। आर्थर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके अंदर उत्सुकता दौड़ रही थी। जी सर। एक क्षण में इवोलोन नीले डेटा की धाराओं में परिवर्तित हो गया और ज्वार की लहर की तरह इंटरनेट के डिजिटल क्षेत्र में फैल गया। इस बीच मैक्सवेल एक हाई स्पीड ट्रेन में चढ़ गए और अपनी सीट पर बैठ गए। इंटरनेट ब्राउज करने के लिए फोन निकालते ही बोरियत छाने लगी, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने में अभी 2 घंटे बाकी थे। लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन चालू किया, डिंग 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 बिजली की गति से संदेश आने लगे, जब तक कि उसका फोन बंद नहीं हो गया। भ्रम की स्थिति दहशत में बदल गई, क्योंकि उसके आसपास के सभी यात्री एक जैसी अराजकता का अनुभव कर रहे थे। लगातार बजने वाली सूचनाओं से वातावरण में अलार्म की तरह हलचल मच गई। एक क्षण के बाद जो अनंत काल जैसा प्रतीत हुआ, मैक्सवेल का फोन अंततः पुनः काम करने लगा। उसने जल्दी से संदेशों पर नजर डाली और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। 1. हार्ग्रोव एस्टेट्स के सीईओ ने कर्मचारी पेंशन से लाखों रुपए का गबन किया। 2. क्रॉसलैंड प्रॉपर्टीज के सीईओ मिरांडा क्रॉस संगठित अपराध से जुड़े हैं। 3. थॉर्न एंड कंपनी के सीईओ ग्रेगरी थॉर्न ने अनिर्दिष्ट श्रमिकों का शोषण किया। 4. मार्लो डेवलपमेंट्स की सीईओ एवलिन मार्लो ने 500 बिलियन की पोंजी स्कीम चलाई। 5. रीव्स होल्डिंग्स के सीईओ डेमियन रीव्स ने अवैध निगरानी के जरिए प्रतिद्वंदियों को ब्लैकमेल किया। हे भगवान, मैक्सवेल के अंदर एड्रेनालाइन का संचार होने से वे हौंफने लगे। घोटाले से भरी उन सुर्खियों को देखते हुए उनका फोन लगभग गिर ही गया था। वह अकेले नहीं थे। ट्रेन में सभी लोग अपनी स्क्रीन से चिपके हुए थे। उनके चेहरे पर अविश्वास और आक्रोश झलक रहा था। मैक्सवेल ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और समाचार साइटों पर शीघ्रता से नजर डाली। कुछ ही सेकंड में ये स्पष्ट हो गया, यह महज गपशप नहीं थी, बल्कि सीईओ के रंगे हाथों पकड़े जाने के बारे में विस्फोटक खबर थी। निर्णायक साक्ष्य हर जगह मौजूद थे। कच्चे वीडियो, दोषपूर्ण संदेश, निंदनीय तस्वीरें, सभी सार्वजनिक जांच के लिए खुले रखे गए थे। एक नेक्सालिंक शीर्षक 30 सीईओ बेनकाब, इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला। 2. स्टेल पोस्ट शीर्षक ठोस सबूत, सीईओ अपराध करते हुए पकड़े गए। 3. क्वांटम चैट शीर्षक इनक्रिप्टेड चैट लीक, सीईओ के गंदे रहस्यों का खुलासा। स्काईस्फीयर शीर्षक घोटाले में कदम रखें, सीईओ के अपराधों का अन्वेषण करें। 5. पल्स वेव शीर्षक ब्रेकिंग 30 सीईओ अज्ञात ताकत द्वारा उजागर। 1. नोवा न्यूज शीर्षक एक्सपोजन 30 सीईओ। 2. गैलेक्सी टाइम्स शीर्षक बोर्डरूम से जेल की कोठरियों तक 30 सीईओ का पतन। 3. क्वांटम क्रॉनिकल शीर्षक भ्रष्टाचार 30 सीईओ को किसने हटाया। 4. स्टेले ब्रॉडकास्ट शीर्षक लाइव घोटाले वायरल होने से सीईओ के शेयरों में भारी गिरावट। इंटरनेट पर हलचल मची हुई है और 30 उच्च प्रोफाइल सीईओ के बारे में चौंकाने वाले खुलासों से बचना संभव है। कुछ ही मिनटों में ये घोटाला वैश्विक स्तर पर फैल गया, जिसके कारण समाचार स्टेशनों को तत्काल प्रसारण के लिए अपने नियमित कार्यक्रम को रोकना पड़ा। हर स्क्रीन पर आकर्षक सुर्खियां छाई हुई हैं। यह एक ऐसा कॉर्पोरेट भूचाल है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैक्सवेल अपने फोन से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे, क्योंकि वह नाराज नेटिजन्स के संदेशों की बाढ़ को देख रहे थे। एट क्रिप्टो किंग, हे भगवान, क्या आपने विक्टर हार्ग्रोव का पेंशन फंड का गबन करने वाला वीडियो देखा? इस आदमी को जेल की सजा मिलनी चाहिए। एट फाइनेंस ग्रुप मिरांडा क्रॉस कार्टेल के लिए धन शोधन कर रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि क्रॉसलैंड प्रॉपर्टीज इतनी लाभदायक थी। एट जस्टिस फॉर ग्रेगरी थॉर्न श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। घृणित, थॉर्न एंड कंपनी का तुरंत बहिष्कार करें। एट इन्वेस्टजेन, एवलिन मार्लो ने पोंजी स्कीम चलाई। मैंने उसकी कंपनी में निवेश करके 50,000 गवा दिए। मैं मुकदमा कर रहा हूं। टेकब्रो, डेमियन रीव्स प्रतिद्वंदियों को ब्लैकमेल कर रहा है। ये तो बिल्कुल किसी फिल्म से लिया गया है। क्या बदमाश है। एट इकाउरिया, लीला कार्माइकल अपनी संपत्ति में ड्रग्स का भंडारण कर रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने पर्यावरण नियमों का विरोध किया। एट स्टॉक ट्रेडर, रोलैंड ग्रेव्स ने 1 दशक तक करों की चोरी की। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी कंपनी का स्टॉक गिर रहा है। एट अर्बन प्लानर, सेरेना ब्लेक लग्जरी कॉन्डो के लिए कमाए वाले परिवारों को विस्थापित कर रही है। वो एक आधुनिक खलनायक है। एट गम्बलर्स, जूलियन मसन ने जुए में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी के धन का गबन किया। कितना असफल व्यक्ति। एट इंश्योरेंस प्रो, वेनेसा होल्ट ने बीमा धोखाधड़ी की। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी कंपनी का प्रीमियम इतना अधिक था। आक्रोश स्पष्ट था। सोशल मीडिया पर न्याय और जवाबदेही की मांग की बाढ़ आ गई। मैक्सवेल ने धीरे से कहा, इन लोगों का अंत हो गया है। इस बीच अवलोकन अपनी अद्वितीय प्रसंस्करण शक्ति के साथ ओवरटाइम काम कर रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह घोटाला दुनिया भर में सुर्खियां बने। इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड से लेकर समाचार फीड तक ऐसा लग रहा था जैसे कॉर्पोरेट जगत पर एक अजय झुंड टूट पड़ा हो। एक अस्त-व्यस्त दफ्तर में डेमियन रीव्स अपना आपा खो बैठे। आखिर हो क्या रहा है? वह अपने मैनेजरों और अधिकारियों की टीम पर चिल्लाते हुए हताश होकर चीजें इधर-उधर फेंक रहे थे। ये कैसे हुआ? बॉस, एक कर्मचारी हकलाते हुए बोला, हमें नहीं पता कि यह कैसे शुरू हुआ, ये तो इंटरनेट पर फैल गया। डेमियन को अपना संयम पुनः प्राप्त करने में कठिनाई हुई, क्योंकि उन्होंने सूचना के प्रसार के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। ये हर जगह है, एक अन्य प्रबंधक ने घबराहट से उत्तर दिया। सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, ये पहले से ही वैश्विक है। अविश्वास में डेमियन ने गुस्से में अपना महंगा कंप्यूटर दीवार पर पटक दिया। तो फिर हमारी तकनीकी और प्रचार टीमें क्या कर रही हैं? क्या आप इसे ठीक नहीं कर सकते? बॉस, हमने खबर को हटाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। तकनीकी विभाग के प्रमुख ने अपने गंजे सिर से पसीना पोंछते हुए हकलाते हुए कहा। लेकिन हर बार जब हम एक को नीचे गिराने में कामयाब होते हैं, तो ये संख्या बढ़कर 100 हो जाती है। यह एक बाल्टी से बाढ़ को रोकने की कोशिश करने जैसा है। हमारी प्रणालियां पूरी तरह से समझौता कर चुकी हैं। प्रचार विभाग में उनके समकक्ष ने भी घबराहट के भाव से कहा, हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमारी हर प्रतिक्रिया नेटवर्क पर आते ही गायब हो जाती है, जैसे अंतहीन सागर में पत्थर डूब रहे हो। डेमियन ने अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी। उसकी हताशा उबल रही थी। धिक्कार है, इसके पीछे कौन है? कौन मुझे निशाना बना रहा है? हताशा में उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया, लेकिन वह सीधे वॉइसमेल पर चला गया। उसने दूसरा नंबर भी ट्राई किया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। घबराहट के कारण उसका चेहरा धुंधला गया और वह जोर-जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि वह पूरी तरह फंस गया है। निराशा से भरकर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर झलक रहा था और वह खुद से बुदबुदा रहा था, मैं खत्म हो गया। मैं पूरी तरह से खत्म हो गया। पिछले 20 सालों में मैंने जो कुछ भी बनाया था, वह सब खत्म हो गया। तभी उसकी हंसी फूट पड़ी, एक जंगली, अनियंत्रित हंसी, जिससे उसके गालों पर आंसू बहने लगे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही पुलिस और अन्य अधिकारी अंदर घुसे, कार्यालय का दरवाजा जोर से खुल गया।
उन्होंने अपनी ठंडी निगाहें डेमियन पर गड़ा दी, जो एक पराजित राजा की तरह फर्श पर बैठा था। एक अधिकारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया, उसे ले जाओ। एक क्षण में उन्होंने डेमियन की कलाइयों पर चमकदार चांदी की हथकड़ियां डाल दी और उसे कार्यालय से बाहर खींच लिया। टकराना, उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया और विभाग प्रमुखों के बीच घबराहट भरी नजरें दौड़ गईं। अब वे क्या कर सकते थे? एक बात तो तय थी, उनकी कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन डेमियन अकेले नहीं थे, बल्कि सभी 30 सीईओ लगभग एक साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे। कई लोगों ने घोटाले की भनक लगते ही भागने का प्रयास किया, लेकिन भागने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। स्टॉक की कीमतें 50% से अधिक गिर गईं, जिससे खरबों यूनिकॉर्न्स हवा में उड़ गए। नियो लुमिनारा में फल फूल रही दशकों पुरानी कंपनियां आने वाली लहरों के सामने रेत के महलों की तरह रहने लगी। चूंकि ऑनलाइन अराजकता का बोलबाला था, पॉपअप विज्ञापनों और वायरल वीडियो के माध्यम से खबरें जंगल की आग की तरह फैल रही थीं, यहां तक कि पुलों के नीचे रहने वालों को भी पता था कि क्या हो रहा है। और यह सारा उपद्रव सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा आयोजित किया गया था, जो अपने कार्यालय में आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए ये सब खुशी से देख रहा था, मानो वह किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का आनंद ले रहा हो। सर, समाचार कवरेज अब 90% पर है। क्या मुझे रुक जाना चाहिए? अवलोन का नीला चेहरा स्क्रीन पर झिलमिला उठा, उसके स्वर में उत्सुकता और चिंता का मिश्रण था। नहीं, मैं चाहता हूं कि यह 100% हो, आथ ने दृढ़ता से उत्तर दिया। अपना सिर हिलाते हुए उसने पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। जी हाँ सर, अवलोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया। वैसे क्या हस्तक्षेप करने का कोई प्रयास किया गया है? आथ ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए सहजता से पूछा। जी हाँ सर, समाचार को हटाने के लिए ठीक 2456 789 प्रयास किए गए हैं, लेकिन मैंने पहले ही उससे निपट लिया है, अवलोन ने आत्मविश्वास से बताया। हम, आथ ने सोचते हुए आंखें सिकोड़ लीं। अधिकारियों का क्या उन्होंने दखलंदाजी करने की कोशिश की? जी हाँ सर, अवलोन ने पुष्टि की। तो फिर इंतजार किस बात का? इनके गंदे कामों को खोजो और इंटरनेट पर फैला दो। आथ ने हल्के से लेकिन थोड़ी तीव्रता से कहा। जो कोई भी इन लोगों की मदद करने की हिम्मत करता है, उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। समझ गया सर, अवलोन ने तुरंत उत्तर दिया। और उन कंपनियों के शेयरों की स्थिति कैसी है? आथ ने फिर पूछा। सर, सभी 30 कंपनियों के शेयर की कीमतें 60% तक गिर चुकी हैं और वे अभी भी गिर रही हैं। हमारा अनुमान है कि कल तक वे सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएंगी, अवलोन ने तथ्यात्मक रूप से कहा। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि क्या करना है? आथ ने संतोष से सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, अवलोन ने उसे आश्वासन दिया। ओह, वैसे, आथ ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शहरी विकास और निर्माण विभाग ने कब कहा कि मुझे उनसे मिलना चाहिए? बुधवार को सुबह 7 बजे लुमिना जिले में शहरी विकास और निर्माण ब्यूरो के मुख्यालय में, अवलोन ने कुशलतापूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, जैसे ही यह करीब आए, मुझे याद दिला देना, आथ ने अपने अध्ययन कक्ष की कुर्सी से उठने से पहले आलस से कहा। समय बीतता गया और 30 उच्च प्रोफाइल सीईओ से जुड़े घोटाले इंटरनेट पर तूफान मचाते रहे। अवलोन के एक छोटे से इशारे से ये चौंकाने वाले खुलासे जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गए। जुड़े घोटाले इंटरनेट पर तूफान मचाते रहे। अवलोन के एक छोटे से इशारे से ये चौंकाने वाले खुलासे जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गए। केवल 4 दिनों में सभी 30 कंपनियों ने, जिनमें से कुछ तो दशकों से खड़ी थी, दिवालिया घोषित कर दिया। इन घोटालों में फंसे मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और शीर्ष अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। यहां तक कि जिन अधिकारियों ने मदद करने का प्रयास किया, उनके भी गंदे रहस्य ऑनलाइन उजागर हो गए, जिसके कारण उन्हें भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। इस अराजक माहौल में कोई भी इन सीईओ के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, यहां तक कि उनके सबसे करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य भी नहीं। उन्होंने रेत पर स्पष्ट रेखाएं खींच दी तथा उन लोगों के साथ किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार कर दिया जिन्हें अब विषाक्त माना जाता है। लगातार 4 दिनों तक सुर्खियां ही समाचार चक्र पर छाई रहीं, जिससे यहां तक कि खतरे से बचने वाले लोग भी इस नाटक से अवगत हो गए। जब भी कोई अपना फोन उठाता या टीवी चालू करता, तो उसे सीईओ के घोटालों के बारे में अपडेट की बौछार हो जाती। प्रभावशाली लोग हर विवरण का विश्लेषण करते हुए वायरल वीडियो बनाते, जबकि ब्लॉगर दूर दूर तक अपने विचार साझा करते। ऑनलाइन चर्चाएं तीव्र थीं, नेटिजन्स नाराज थे। जिन लोगों ने पैसा खो दिया था या पूंजी योजनाओं में फंस गए थे, वे विश्वासघात की अपनी कहानियां साझा करने के लिए आगे आए। ऐसा नहीं था कि उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनके साथ कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे को ठगा गया है, बल्कि न्याय पाने के उनके पिछले प्रयासों को अक्सर अधिकारियों द्वारा दबा दिया गया था या नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन अब जब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है, तो पीड़ितों ने अपने साथ हुई घटना के खिलाफ गवाही देना और विरोध करना शुरू कर दिया है। देश भर में छोटे पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। यदि अधिकारियों ने जनता के आक्रोश को दूर करने के लिए शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। इस बीच इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड था संतुष्टि के साथ बैठा हुआ इन 30 सीईओ के खिलाफ चल रहे मुकदमे को देख रहा था। जो भी हस्तक्षेप करने का साहस करता, वो शीघ्र ही खुद को उजागर पाता। कई लोगों को ये पता चल जाता था कि कोई व्यक्ति इन नेताओं को व्यवस्थित रूप से निशाना बना रहा है, लेकिन वे यह नहीं बता पाते थे कि वह कौन है, इसलिए किसी ने भी मदद की पेशकश करने का साहस नहीं किया। आथा का इन व्यक्तियों की सहायता करने का कोई इरादा नहीं था, संयोगवश भी नहीं। उन्हें जेल की सजा हो या आजीवन कारावास, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं था। उनका मानना था कि उनके ओसबोर्न परिवार के साथ जो कुछ उन्होंने किया था, उसके लिए उन्हें केवल कारावास देना बहुत हल्की सजा होगी। उन्हें दिवालिया बनाना तो केवल पहला कदम था। उन्हें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से तब तक प्रताड़ित करने की कल्पना की थी जब तक कि वे वास्तव में पीड़ा को समझ नहीं लेते। सर, अवलोन का नीला चेहरा उसके फोन स्क्रीन पर जिज्ञासा भरी नजर से दिखाई दिया। आप इतनी खुशी से क्यों मुस्कुरा रहे हैं? लगता है आज ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको इतनी खुशी मिले। जरूर है, आथा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने सिर्फ 4 दिनों में 40 ट्रिलियन से ज्यादा यूनिकॉर्न कमाए हैं। मेरी गणना के अनुसार, अवलोन ने तथ्यात्मक रूप से कहा, दुनिया भर में मृत व्यक्तियों के बैंक खातों में अरबों खरबों की अघोषित संपत्ति निष्क्रिय पड़ी है, जिसे आप कभी भी निकाल सकते हैं। केवल डिजिटल संख्याओं पर उत्साहित क्यों हो? ओह अवलोन, तुम समझ ही नहीं रहे। एक ऐसे आदमी की कल्पना करो जो $3000 प्रति माह पर गुजारा कर रहा है, और 5 साल बाद वो सिर्फ 20,000 यूनिकॉर्न ही बचा पाया। अब सोचो, उसे खरबों डॉलर मिल गए। क्या तुम इसकी कल्पना भी कर सकते हो? आथा ने अपनी नाक को छूते हुए सोच में पड़कर कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सर, अवलोन ने सहजता से उत्तर दिया, मेरी गणनाओं और वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार आपका अवलोकन अच्छी तरह से प्रलेखित मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका जैविक घटनाओं पर आधारित है। जब किसी को अचानक धन की प्राप्ति होती है, खासकर आर्थिक तंगी के बाद, तो उसके मस्तिष्क में कुछ गंभीर परिवर्तन होते हैं। इसके पीछे का विज्ञान इस प्रकार है। 1. डोपामाइन और विजेता प्रभाव। न्यूरोकेमिकल रश। अचानक धन प्राप्ति से डोपामाइन का प्रवाह बढ़ता है, बिल्कुल जुए या नशीली दवाओं के सेवन की तरह। यह उत्साहपूर्ण उछाल अति आत्मविश्वास और जोखिम भरे व्यवहार का कारण बन सकता है। सुखमय ट्रेडमिल। लोग शीघ्र ही अपनी नई संपत्ति के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, जो एक बार पर्याप्त लगता था, जैसे 20,000 यूनिकॉर्न वह खरबों की तुलना में तुच्छ लगने लगता है। 2. संज्ञानात्मक असंगति और पहचान संकट। इम्पोस्टर सिंड्रोम बनाम गॉड कॉम्प्लेक्स। मन अतीत के संघर्षों को नई शक्ति के साथ समेटने की कोशिश में लगा रहता है। कुछ लोग दोषी महसूस करते हैं, क्या मैं इसके लायक हूं, जबकि कुछ में अजयता का अतिरंजित भाव विकसित हो जाता है। नैतिक वियोजन। अत्यधिक धन सहानुभूति को कमजोर कर सकता है। अध्ययन दर्शाते हैं कि अति धनवान लोग अक्सर अनैतिक कार्यों को आवश्यक या योग्य बताकर उचित ठहराते हैं। 3. जोखिम उठाना और बंदर दिमाग। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का अतिभार मस्तिष्क का तर्कसंगत पक्ष आदिम प्रवृत्तियों द्वारा अपहृत हो जाता है। अरबपति अगली ऊंचाई की तलाश में बेतहाशा दांव लगा सकते हैं। मीन स्टॉक या वैनिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचें। लत के समानांतर अचानक अप्रत्याशित लाभ की अनिश्चितता स्लॉट मशीन मनोविज्ञान की नकल करती है। आंतरिक सुदृढ़ीकरण भीड़ को नशे की लत बना देता है। 4. सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अलगाव। व्यामोह एवं अविश्वास। अचानक धन प्राप्ति के साथ अवांछित ध्यान भी आता है। व्यक्ति स्वयं को अलग थलग कर लेते हैं या अत्यधिक संशयी हो जाते हैं। हर कोई मेरा धन चाहता है। अस्तित्वगत शून्यता। संघर्ष के बिना जो कभी उनकी पहचान थी। कई लोग अवसाद का सामना करते हैं। शोध लॉटरी विजेताओं को जीत के बाद आत्महत्या की उच्च दर से जोड़ता है। आथा ने इवोलोन द्वारा बताए गए सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान से सुना। उसका सिर घूम रहा था।
उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपनी घड़ी की ओर देखा। आबोलोन, ब्लूप्रिंट का डिजाइन कैसा चल रहा है? आथा ने सहजता से पूछा। सब कुछ तैयार है सर। ये सबको हैरान कर देगा। क्या मैं इसे अभी आपको दिखाऊं? आबोलोन की आवाज उत्साह से भरी हुई थी। नहीं, अभी नहीं, आथा ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। बॉस, हम पहुंचने वाले हैं। कार चला रहे अंगरक्षक की आवाज आई। आथा ने आगे खड़ी ऊंची इमारतों की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, ओह, लगता है हम पहले ही यहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों बाद वह आकर्षक व्यावसायिक कार एक प्रभावशाली इमारत के प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। जैसे ही आथा बाहर निकला, उसने कई गगनचुंबी इमारतों को देखा जो ऊंची और गर्व से खड़ी थीं और उनमें से भव्यता और गंभीरता का भाव झलक रहा था। केंद्र बिंदु निस्संदेह शानदार था। देश का प्रतीक चिन्ह ऊपर की ओर लगा हुआ था, जिस पर नीले अक्षरों में शहरी विकास और निर्माण ब्यूरो लिखा था। सूरज की किरणों में ये ठंडी चमक बिखेर रहा था। चेहरे पर मुस्कान लिए आथा आत्मविश्वास से भव्य कांच के घूमने वाले दरवाजों की ओर बढ़ा। लॉबी में प्रवेश करते ही उसकी आंखें उसके अद्भुत डिजाइन को देखकर विस्मय से चौड़ी हो गईं। छत 30 फीट ऊंची थी, जिसमें क्रॉस लेमिनेटेड लकड़ी के बीम लगे थे, जो औद्योगिक ठाठ के साथ गर्मजोशी का मिश्रण थे। पॉलिश किया हुआ टेराजो फर्श जटिल पीतल की रेखाओं से चमक रहा था, जो शहर के प्रमुख जिलों को दर्शाती थी। एक दीवार पर फर्श से छत तक एक शानदार डिजिटल डिस्प्ले लगा था, जो विशालकाय आईपैड जैसा था, जिसमें यातायात पैटर्न, प्रदूषण स्तर और निर्माण संबंधी अद्यतन जैसे वास्तविक समय के शहरी आंकड़े दिखाए जा रहे थे। इसके ठीक सामने एक जीवंत हर इकाई की स्थापना थी, जिसे कलात्मक रूप से शहर के क्षितिज के समान आकार दिया गया था, जो कांच और स्टील के बीच एक ताजगी भरा स्पर्श था। इन सुविधाओं के अतिरिक्त एक केंद्रीय सूचना केंद्र भी था, एक गोलाकार एआई सहायता प्राप्त सहायता डेस्क, जो आगंतुकों के लिए परमिट और अपॉइंटमेंट के लिए टचस्क्रीन से सुसज्जित था। इसमें मानव क्लर्कों को नियुक्त किया गया था, लेकिन निर्बाध सहायता के लिए उन्हें आवाज सक्रिय एआई द्वारा समर्थित किया गया था। इस सबके केंद्र में एक बड़ी मेज पर शहर का 1:200 पैमाने का 3D मुद्रित मॉडल रखा गया था। प्रक्षेपण मानचित्रण ने नए विकास और क्षेत्रीकरण परिवर्तनों को जीवंत कर दिया, जबकि आपातकालीन चेतावनियां इसकी सतह पर चमक रही थीं। आगंतुक आसानी से क्यूआर कोड के माध्यम से अपने फोन पर जानकारी प्राप्त करने के लिए क्षेत्रों पर टैप कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड के साथ कम ऊंचाई वाली मेजों के चारों ओर आराम से व्यवस्थित मॉड्यूलर सोफे रखे हुए थे, जो गहरे नीले रंग के कपड़े से बने थे और जिन पर लकड़ी की सजावट की गई थी, जो लंबे इंतजार या आकस्मिक बैठकों के लिए एकदम उपयुक्त थे। आथा इस अनोखे डिजाइन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। ये जगह इतनी शानदार कैसे है? उसने धीरे से कहा। क्या आप मिस्टर ऑसबोर्न हैं? पीछे से एक धीमी आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया। जल्दी से पीछे मुड़ते हुए आथा ने एक युवा महिला को देखा, जो एक साधारण काले रंग का ऑफिस सूट पहने हुए थी। एक आकर्षक मुस्कान के साथ वह ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी पेशेवर पत्रिका से निकली हो। हाँ, मैं ही हूँ। तुम कौन हो? उसने उत्सुकता से पूछा और उसे सिर से पैर तक देखा। नमस्ते मिस्टर ऑसबोर्न, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसने गर्मजोशी से अपना पतला हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं ओलिविया हूँ, शहरी विकास एवं निर्माण ब्यूरो में ब्यूरो प्रमुख डेरिक की निजी सचिव। नमस्ते मिस ओलिविया, आथा ने हाथ मिलाते हुए उत्तर दिया। कृपया मेरे पीछे सम्मेलन कक्ष में आइए। ब्यूरो प्रमुख डेरिक और अन्य विभाग प्रमुख आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ओलिविया ने कहा और उसे ऊपरी मंजिलों की ओर जाने वाली लिफ्ट में अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ क्षण बाद लिफ्ट ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही धीमी आवाज में बज उठी। दरवाजे खुले तो एक सुंदर गलियारा दिखा, जो प्राकृतिक रोशनी से नहाया हुआ था। आथा और ओलिविया बाहर निकले और ओलिविया के नेतृत्व में वे तेजी से दोहरे दरवाजों के एक भव्य समूह के पास पहुंचे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, आथा की आंखें सामने का दृश्य देखकर आश्चर्य से चमक उठी। एक शानदार सम्मेलन कक्ष। इस अंडाकार आकार के स्थान को प्रभावशाली ढंग से डिजाइन किया गया है, जिसमें 100 लोगों की क्षमता है, जिसे इसकी नवीन वापस लेने योग्य दीवारों के साथ 120 लोगों के लिए बढ़ाया जा सकता है। कमरे में ध्वनिरोधी ध्वनिक पैनल लगाए गए थे, जो अत्याधुनिक शोर निवारक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक चर्चा निजी और केंद्रित रहे। ऊपर देखते हुए आथा ने छत के ज्यामितीय डिजाइन को देखा, जो छिपी हुई एलईडी पट्टियों से सुसज्जित था, जो रंग के तापमान को बदलता था। गहन बहस के लिए ठंडे रंग और सहयोगात्मक विचार मंथन सत्रों के लिए गर्म स्वर। इस प्रभावशाली कमरे के केंद्र में एक शानदार 30 फुट लंबी अखरोट की मेज थी, जिसके प्रत्येक सीट पर टच स्क्रीन लगी हुई थी। केवल उंगली के एक झटके से दस्तावेजों को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। अब कागजों में उलझने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वास्तविक समय अनुवाद क्षमताओं का मतलब था कि बहुभाषी बैठकों के दौरान भाषा संबंधी बाधाएं अतीत की बात हो गई। कमरे के मध्य में एक पारदर्शी ओलेड स्क्रीन लगी थी, जिस पर गतिशील दृश्य दिखाए जा रहे थे। 3D भवन मॉडल, यातायात सिमुलेशन या यहां तक कि संकट परिदृश्य, जो चर्चाओं को जीवंत बना रहे थे। प्रस्तुतकर्ता इन दृश्यों को हाव भाव नियंत्रण का उपयोग करके आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। उच्च तकनीक की बात करें। भव्य मेज के दोनों ओर एर्गोनोमिक चमड़े की कुर्सियां लगी थीं, जिनमें आसन सेंसर लगे थे, जो किसी के बहुत अधिक देर तक झुके रहने पर धीरे से कंपन करते थे, जो लंबी बैठकों के लिए एक विचारशील स्पर्श था। प्रत्येक सीट में एक अलग से वापस लेने योग्य गोपनीयता विभाजक था, जो आवश्यकता पड़ने पर गुप्त बातचीत के लिए उपयुक्त था। आथा ने अंततः अपनी नजरें प्रभावशाली सम्मेलन कक्ष से हटा ली और अपने चारों ओर के दृश्य को देखने लगा। बड़ी मेज पर ऐसे लोग भरे हुए थे जो अधिकार और गरिमा से भरे हुए थे, मानो उन सभी को कुछ न कुछ मिलना ही था। ये स्पष्ट था कि यह सभा कोई साधारण बैठक नहीं थी। इसमें उपस्थित लोग अनुभवी पेशेवर थे, जिनमें से अधिकांश 40 या 50 वर्ष के थे और प्रत्येक के पास अनुभव का खजाना था। ब्यूरो प्रमुख डेरिक, मुझे श्री ओसबोर्न का परिचय कराने की अनुमति दीजिए। ओलिविया ने मेज के शीर्ष पर बैठे प्रतिष्ठित व्यक्ति की ओर सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा। ब्यूरो प्रमुख डेरिक 50 वर्ष के लग रहे थे। उनके बाल भूरे थे और जबड़ा चौकोर था, जिससे उनकी उपस्थिति कठोर किंतु गरिमा में थी। आथा की जिज्ञासा बढ़ गई जब उसने डेरिक को देखा। उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई ब्यूरो प्रमुख। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आथा ने गर्मजोशी से अभिवादन किया और डेरिक से आंखें मिलाते हुए एक विनम्र मुस्कान दी। आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई आथा। कृपया बैठ जाइए। डेरिक ने अपनी बाईं और खाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। धन्यवाद, आथा ने मुस्कुराते हुए कहा और सीट की ओर बढ़ते हुए अपने आसपास के लोगों की ओर देखकर सिर हिलाया और मुस्कुराया। हालांकि वह अपनी ओर निर्देशित कुछ शत्रुतापूर्ण निगाहों की भावना को दूर नहीं कर सका। यह आश्चर्य उसके चेहरे पर नहीं दिखा, क्योंकि उसने अपना धैर्य बनाए रखा। ये कमरा शहरी विकास और निर्माण ब्यूरो के विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारियों से भरा हुआ था। पर्यावरणीय स्थिरता, उपयोगिताएं और ऊर्जा, आवास और आवासीय विकास, ये सूची लंबी होती गई। हर विभाग के प्रमुख ने इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी विशेषज्ञता पेश की। आथा, ब्यूरो प्रमुख डेरिक ने थोड़ी देर की खामोशी के बाद कहा। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मुझे यकीन है कि तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि हमने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। आथा ने जानबूझकर सिर हिलाया। शहरी विकास और निर्माण ब्यूरो से फोन आने पर वह पहले ही उनके इरादों को समझ चुका था। आथा ने आत्मविश्वास से कहा, यह 1.08 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि के विकास के बारे में है। हाँ, डेरिक ने सिर हिलाकर पुष्टि की। आपके परिवार की जमीन इस विकास क्षेत्र के ठीक बीचों बीच स्थित है। यद्यपि यह आकार में छोटा है, लेकिन इसका रणनीतिक स्थान इसे अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान बनाता है। हमें इस भूमि के लिए आपकी योजनाओं को समझना होगा, चाहे आप इसे विकसित करना चाहते हो या बेचना चाहते हो, और यदि आप विकास का विकल्प चुनते हैं, तो हमें इसके भविष्य के लिए आपके दृष्टिकोण को जानना होगा। आथा ने डेरिक की बात ध्यान से सुनी, कभी-कभी गंभीर मुद्रा बनाए रखते हुए सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने समझा कि यह भूमि न केवल आर्थिक रूप से बल्कि न्यूलुमिनारा के लिए सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी कितनी महत्वपूर्ण थी। जैसे ही आथा संभावित घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा करने के लिए तैयार हुए, मेज की दूसरी ओर से एक असंतुष्ट आवाज ने उन्हें अचानक रोक दिया। ब्यूरो प्रमुख 40 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति ने, जिसकी चतुर अभिव्यक्ति तिरस्कार से भरी थी, व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हम सभी ओसबोर्न परिवार की स्थिति के बारे में जानते हैं। उनके पास इस तरह के विकास के लिए क्षमता और संसाधन दोनों का अभाव है। आथा उस आदमी की ओर मुड़ा जिसने बात की थी, और उसने तुरंत पहचान लिया कि वह 40 वर्ष का व्यक्ति था। उस आदमी की चतुर निगाहें तिरस्कार और उपहास से भरी थीं, जिससे आथा की त्वचा सिहर उठी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए आथा को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिस दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा को उसने पहले महसूस किया था, वह इसी व्यक्ति से निकल रही थी। तनाव के बावजूद आथा ने अपना संयम बनाए रखा और एक विनम्र मुस्कान बिखेरी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? उसने पूछा। मैं हैरिस हूं, निर्माण एवं अवसंरचना विभाग का प्रमुख। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जिससे आथा की बेचैनी और बढ़ गई।
विभाग प्रमुख हैरिस आर्थ ने सहजता से कहा, आपको क्या लगता है कि मेरे ओसबोर्न परिवार में उस भूमि को विकसित करने की क्षमता नहीं है? हैरिस थोड़ा पीछे झुक गया, उसके चारों ओर एक श्रेष्ठता का भाव था। खैर, आपके परिवार के हालिया दिवालियेपन को देखते हुए, जिसकी खबर बहुत तेजी से फैली है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपके पास इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए जरूरी संसाधन है। हैरिस का आकलन करते हुए आर्थ एक क्षण के लिए चुप हो गया। अब यह स्पष्ट हो गया था, यह आदमी एक एजेंडे के साथ यहाँ आया था। उसे सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसे याद नहीं आ रहा था कि इससे पहले कभी उसकी मुलाकात हैरिस से हुई थी। क्या किसी को बिना जाने ही अपमानित करना संभव है? आर्थ ने मन ही मन सोचा, जब उसकी नजरें अपने प्रतिद्वंदी से मिली। विभाग प्रमुख हैरिस आर्थ ने शांति से कहा, लगता है आपकी जानकारी पुरानी हो गई है। मेरे ओसबोर्न परिवार ने उल्लेखनीय सुधार किया है, हमारी मौजूदा चुनौतियां हल हो गई हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूं, हमारे पास उस जमीन को विकसित करने के लिए जरूरी सभी धन और संसाधन मौजूद हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वह हैरिस की ओर सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। आप बस, हेड बयूरो डेरिक की आवाज ने तनाव को चाकू की तरह चीर दिया। उन्होंने हैरिस की ओर चेतावनी भरी नजर डाली, जो तुरंत चुप हो गया, लेकिन आर्थ के प्रति दुर्भावना की झलक भी उसके मन में आई। डेरिक ने अपना ध्यान वापस आर्थ की ओर मोड़ा। तो तुम दावा करते हो कि तुम्हारा परिवार सचमुच उस जमीन को विकसित कर सकता है? क्या ये सच है? हाँ, आर्थ ने तुरंत पुष्टि की। वाह, आप वहां क्या बनाने की योजना बना रहे हैं? क्या आप मुझे बताएंगे? डेरिक ने सच्ची जिज्ञासा से पूछा। बिल्कुल, आर्थ ने डेरिक की मेज की ओर इशारा करते हुए उत्साह से जवाब दिया। क्या मैं? डेरिक के उत्साहवर्धक संकेत पर आर्थ खड़ा हुआ और मेज पर रखे लैपटॉप के पास गया। उन्होंने एक नीली फ्लैश ड्राइव निकाली और उसे प्लग इन किया। सौभाग्य से वह पहले से ही दीवार पर लगे 3D प्रोजेक्टर से कनेक्ट थी। कीबोर्ड पर कुछ ही टैप से एक प्रभावशाली नीला 3D प्रक्षेपण जीवंत हो उठा। एक विस्तृत ब्लूप्रिंट ने सम्मेलन कक्ष में उपस्थित सभी लोगों को तुरंत मोहित कर लिया। यहाँ तक कि डेरिक की आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उन्होंने स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चीजों को देखा। क्या तुमने इसे स्वयं डिजाइन किया है? डेरिक ने अविश्वास से पूछा। हाँ, हेड बयूरो डेरिक, आर्थ ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, भले ही यह पूरी तरह सच न हो। मैंने इस डिजाइन को तैयार करने में पूरा 1 महीना लगा दिया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम वास्तुकला में इतने प्रतिभाशाली हो। तुम्हारा डिजाइन बिल्कुल शानदार है, डेरिक ने कहा, उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद सर, आर्थ ने एक विनम्र मुस्कान के साथ उत्तर दिया। डेरिक उत्सुकता से आगे झुका, तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम उस जमीन के साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? गला साफ करते हुए आर्थ की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हे बयूरो डेरिक, मैं इस 10,000 वर्ग किलोमीटर जमीन के लिए जो कल्पना करता हूं, वह एक अति आधुनिक विश्वस्तरीय विशाल व्यावसायिक प्लाजा से कम नहीं है। जब सभी लोग आर्थ के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे तो कमरे में स्तब्धता भरी खामोशी छा गई। रुको, क्या तुम सच में कह रहे हो कि तुम इस पूरे क्षेत्र को एक व्यावसायिक चौक में बदलने जा रहे हो? डेरिक ने गहरी सांस लेते हुए और आर्थ पर गंभीर दृष्टि गड़ाते हुए पूछा। जी हाँ सर, यही मेरा इरादा है, आर्थ ने दृढ़ निश्चय के साथ पुष्टि की। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि उस जमीन को व्यावसायिक प्लाजा में बदलने में कितना पैसा, संसाधन और समय लगेगा? तुम्हारे छोटे से परिवार के संसाधनों के साथ मैं शर्त लगाता हूं कि दशकों में भी तुम इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे। हैरिस ने उपहास किया, आर्थ की ओर ऐसे देखते हुए जैसे वह मूर्ख हो। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, उनका संदेह साफ जाहिर था। यहाँ तक कि डेरिक ने भी धीरे से स्वीकार किया। हालांकि हैरिस के शब्द चुभने वाले थे, फिर भी कई लोगों ने इसी तरह की शंकाएं व्यक्त की। हालांकि उन्होंने माना कि कागज पर तो 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रबंधनीय लग सकता है, लेकिन इसे एक व्यस्त व्यावसायिक केंद्र में बदलने की विशालता उन्हें अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लगी। लेकिन आर्थ हैरिस के उपहास से विचलित नहीं हुआ, उसका ध्यान डेरिक पर केंद्रित रहा। वह अंदर ही अंदर जानता था कि यह खुलासा कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंका देगा, यहाँ तक कि उसे इसकी व्यवहारिकता पर भी संदेह था। फिर भी अवलोन ने उसे भरोसा दिलाया था कि यह संभव है। इस तरह के उद्यम से चौंका देने वाली वार्षिक आय उत्पन्न करने की संभावना अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थी। अवलोन के सिमुलेशन के अनुसार इस मेगा सिटी स्तर के वाणिज्यिक प्लाजा को पूरा करने से प्रत्येक वर्ष सैकड़ों ट्रिलियन की आय हो सकती है। कल्पना कीजिए, एक जीवंत केंद्र जिसमें व्यापार, मनोरंजन, पर्यटन और आवासीय स्थान सम्मिलित हो, जो प्रतिवर्ष अरबों लोगों को आकर्षित कर सके। आर्थ सम्मेलन कक्ष के सामने खड़ा था, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। देवियों और सज्जनों, उसने खुद को स्थिर करने के लिए गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मेरा शोध और गणना सही है, तो इस 10,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को एक बड़े शहर के स्तर के व्यावसायिक प्लाजा में बदलने से अकेले न्यू लुमिनारा में सालाना लगभग 30 अरब आगंतुक आ सकते हैं। उसकी आवाज गूंज उठी जब उसने कमरे में मौजूद लोगों के चेहरों को देखा और उनकी प्रतिक्रियाएं भांपी। डेरिक आगे झुका, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मैं आपकी सोच समझता हूं आर्थ, हालांकि यह जमीन आपकी है और आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे विकास क्षेत्र के ठीक बीचों बीच स्थित है। अगर इसका प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया तो यह इसमें शामिल सभी लोगों की प्रगति में बाधा बन सकता है। क्या आप हमें आश्वस्त कर सकते हैं कि आपके पास इतनी महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम देने की क्षमता है? आर्थ ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। बिल्कुल, ओसबोर्न परिवार के पास इसे संभव बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन और विशेषज्ञता है। उसने अपने पीछे लगे एक शानदार ब्लूप्रिंट की ओर इशारा किया। यह चैनल सिर्फ आपके लिए है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपका हर लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की ताकत देता है।